अब यहाँ से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ से असली इनकम टैक्स चालू हो रहा है। अब तक जो पढ़ाया 2 क्लास में वो एक आइडिया के लिए था कि एक नॉलेज हो गया, एक बेस मिल गया। अब प्रॉपर चैप्टर चालू है। वी आर डूइंग आवर फर्स्ट हेड ऑफ इनकम एंड दैट इज सैलरीज। ठीक है, फर्स्ट हेड ऑफ इनकम का स्पेलिंग गौर से पढ़ो तो सैलरी लिखा है कि सैलरीज? हाँ, तो इसको सैलरी नहीं सैलरीज बोला जाता है। फर्क नहीं पड़ता, तुम जो भी बोलोगे नंबर नहीं कटेंगे, पर जस्ट परफेक्शन के लिए बता रहा हूं, इट्स नोन एज सैलरीज। ठीक है, स्टार्ट हो गया। ये क्या है? टॉपिक शीट। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग को ये सारे टॉपिक्स सीखने को मिलेंगे एक एक करके। टॉपिक शीट बड़ी कमाल की चीज होती है, इससे ना तुम अपना प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो कि तुमने कितना पढ़ लिया, कितना रिवाइज कर लिया। मैं काफ़ी लंबे टाइम से पढ़ा रहा हूँ और मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने देखा है कि इन्फॉर्मेशन जितना सुंदर से सजाया हुआ रहता है, ऑर्गेनाइज्ड रहता है, वो उतने आराम से याद रहता है और लॉन्ग टाइम याद रहता है। बहुत सारे लोग इस बात को समझते नहीं है, वो रैंडम इधर उधर पढ़ाई करना चालू कर देते हैं। रैंडम पढ़ने से क्या होता है ना कि वो तुम्हारे दिमाग में ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहता और फिर तुम भूल जाते हो। इसीलिए मेरी हमेशा आदत होती है कि मैं हर चीज़ ऑर्गेनाइज कर देता हूँ। That is why I completed that chapter and then only I came to salaries। हालांकि मेरा मन बहुत था कि आते ही क्लास में एकदम बैंग ऑन सैलरीज के साथ स्टार्ट करें, पर फिर क्या होता है, पुराना चैप्टर का अगर कुछ छूटा हुआ रह जाए तो वो खटकता है और फिर दोबारा जब उसमें जाएंगे ना तो फिर अच्छा नहीं लगे, अरे सर छोड़ो ना, वैसा हो जाता है। यू हैव अ फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीटनेस। तो इसीलिए कंप्लीट करो, लाइन बाय लाइन चलो, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं हर चैप्टर में मैंने क्या डाल रखा है, टॉपिक शीट, कि तुमको पता रहे कि अच्छा जब तुम कभी भी घर में पढ़ने बैठो, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, कभी तो तुम घर में भी सेल्फ स्टडी करोगे, रिवाइज करोगे, तो उस वक्त जब तुम देखोगे कि अच्छा ये चैप्टर है, इसमें ये सारे टॉपिक्स है, ये सेक्शन नंबर है, तो वो टॉपिक देख के तुम्हारा एक रिविजन हो जाता है, तुमको याद आने लग जाता है कि हाँ ऐसा ऐसा पढ़ाया था क्लास में, तो बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, सो आई विल गो लाइन बाय लाइन, स्टार्ट करते हैं अपने। आ जाओ सैलरीज पे। सैलरीज तुम लोगों के लिए काफ़ी बड़ा, एक तो पहली बात है ये बता देता हूँ कि ये तुम लोगों के लिए दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से आता है। ठीक है, फाइनल लेवल पे सैलरीज से क्वेश्चन आंसर नहीं आते। सैलरीज का हेड ऑफ इनकम से सारा क्वेश्चन आंसर इंटर लेवल पे ही आता है, तो तुम्हारे लिए एग्जाम के लिए महा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट। सेकंड पॉइंट, ये सैलरीज में जो तुम सीखोगे, मैं तुमको आज दावे से बता देता हूँ एकदम, जिस दिन तुम पहली बार नौकरी करने जाओगे, मैं आर्टिकलशिप का बात नहीं कर रहा, आर्टिकलशिप में जो कमाओगे वो एग्जेम्पशन होता है। एग्जेम्पशन मतलब इतना कम अमाउंट होता है कि वो 2.5 लाख के बहुत नीचे होता है, तो उसमें टैक्स देने का सवाल नहीं उठता। जिस दिन प्रॉपर नौकरी करने जाओगे, आज से 4 साल बाद, मतलब यू हैव योर डिग्री एंड एवरीथिंग, उस दिन तुम यही बुक उठा के वापस एक बार देखोगे सर क्या पढ़ाया था सैलरीज में, बिकॉज उस दिन तुमको अपना टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तुमको सैलरी मिलेगी और सैलरी में बहुत सारी चीज़ें होती है, तो यू विल ट्राई टू कैलकुलेट एंड योर टैक्स इन सच अ वे कि तुमको मैक्सिमम एग्जेम्पशन बेनिफिट मिल जाए और कम से कम टैक्स देना पड़े। उस दिन तुम ये चैप्टर उठा के फिर रिवाइज करोगे तो बड़ा काम आएगा चैप्टर तुमको लाइफ में, और एग्जाम में तो ये महा इंपॉर्टेंट है इंटरमीडिएट में, बिकॉज ये चैप्टर से भयंकर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्लियर है? लेट अस स्टार्ट। इसमें सम्स है, लंबे लंबे सम्स है, सब कराऊंगा पर बहुत पढ़ाना है। ये देखो साइज देखो यार, 80 पेजेस का चैप्टर है और इसमें सम्स भरे हुए हैं बहुत सारे। ये लास्ट पेज है चैप्टर का, खाली बोर्ड पे देखो ना एक बार, ये लास्ट पेज है। क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा है? तो चैप्टर के अंदर तो मैं तुमको 57 क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा ही, इसके अलावा इसके जस्ट बाद एक और चैप्टर अपेंडिक्स डाल रखा है, क्या नाम है उसका? मोर प्रैक्टिस। उसके अंदर और लंबे लंबे सम्स है जो हम लोग करेंगे। मैं एक बार शो कर रहा हूं, सैलरीज मोर प्रैक्टिस। ये देखो इसके अंदर पूरे लंबे लंबे सम्स और एक्स्ट्रा हैं पढ़ने के लिए। 11 सम्स इसके अंदर है, तो सोचो कितना हो गया, 57 उधर और 11 इधर। ठीक है, तो इतना सारा क्वेश्चन आंसर हम लोग सीखेंगे, तो भयंकर इस पे न्यूमेरिकल्स आता है, और सच में न्यूमेरिकल्स एक्चुअली काफी मजेदार टाइप का होता है। ठीक है, वापस से आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या लिखा है? चार्जेबिलिटी। ओके,
ये ऊपर में जो लिखा हुआ है ना, इसकी चिंता मत करो, ये जब मैं अंदर पढ़ाना स्टार्ट करूंगा ना तो ये ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा, ठीक है। पहला टॉपिक क्या है? चार्जेबिलिटी। बिफोर वी मूव फर्दर, I will give you a little bit explanation about what is chargeability section, ठीक है। क्योंकि आज सैलरी की पहली क्लास है, पहला क्लास है ना, अभी तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सैलरीज तुम्हारे सामने, तो आज की क्लास में मोस्ट प्रॉबेबली न्यूमेरिकल्स नहीं आ पाएंगे। आज की क्लास में मुझे सैलरी के ऊपर भरपूर ज्ञान देना पड़ेगा, मुझे सैलरीज के बारे में लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन तुमको देना पड़ेगा, तुम बहुत कुछ सीखोगे, ठीक है। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सारा बेस पूरा क्लियर करने वाला हूं, ध्यान से सुनना है। तो इनकम टैक्स भी एक कानून, और इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर भी सेक्शन नंबर्स हैं। सैलरी चैप्टर के अंदर कितने सेक्शंस हैं सर? 3 सेक्शंस हैं, 15, 16, 17। ये ऊपर दिख रहा है डब्बे में, दिख रहा है 15, 16, 17, 3 सेक्शन नंबर्स हैं, ठीक है। वैसे ही ये जब खत्म हो जाता है, इसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट होता है, हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकंड हेड ऑफ इनकम। हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन नंबर का रेंज होता है 22 से लेके 27। तुम बोलोगे सर बीच का कहाँ चला गया? ये तो 17 पे खत्म हो रहा है, तो 18, 19, 20, 21 कहाँ गया? वो सर गवर्नमेंट ने डिलीट कर दिया है, वो मतलब हट चुका है, बंद हो चुका है। तो अब 17 के बाद सीधा सेक्शन कौन सा आता है? 22। तो हाउस प्रॉपर्टी वाला जो चैप्टर है ना, उसके सेक्शंस का रेंज क्या है? 22 से 27। अच्छा, उसके बाद 28 नंबर सेक्शन से स्टार्ट हो जाता है पीजीबीपी। पीजीबी का सेक्शन का रेंज क्या है? 28 से लेके 44, ठीक है। फिर उसके बाद 45 से कौन चालू हो जाता है? कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स का रेंज क्या है? 45 से 55। फिर 56 से कौन चालू होता है? IFOS। 56 से 59, इस तरह से चलता है पूरा सेक्शंस। किसी भी हेड ऑफ इनकम में जो सेक्शंस का रेंज है, उसमें जो पहला सेक्शन होता है ना, उसको हम कहते हैं चार्जिंग सेक्शन। क्या कहते हैं? चार्जिंग सेक्शन। तो सैलरी का सेक्शंस का रेंज क्या है? 15, 16, 17। विच वन इज द फर्स्ट सेक्शन? 15। तो उसको अपने क्या बोलते हैं? चार्जिंग सेक्शन। सर क्या चार्जिंग? मैं बता रहा हूं क्या चार्जिंग सेक्शन। भारत सरकार को ये हक है, भारत सरकार को ये हक है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में नौकरी कर रहा है और सैलरी कमा रहा है, उससे वो टैक्स दे सके। ये हक भारत सरकार को किसने दिया? सेक्शन नंबर 15 ने, सेक्शन नंबर 15 ने। नेक्स्ट, जितने भी लैंडलॉर्ड्स हैं पूरे भारत में जो अपने टेनेंट लोग से रेंट कमाते हैं, उनसे रेंट पर इनकम टैक्स वसूलने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को किस सेक्शन ने दिया? सेक्शन नंबर 22 ने, ठीक है। जितने भी लोग भारत में बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हैं, जैसे मैं, मुझसे इनकम टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को किस सेक्शन ने दिया? सेक्शन 28 ने। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जितने भी लोग इंडिया में अपना घर, ज्वेलरी, शेयर्स वगैरह बेच रहे हैं, उनसे कैपिटल गेन्स पे इनकम टैक्स लेने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को किस सेक्शन ने दिया? सेक्शन नंबर 45 ने। लाइक दैट, यू गेटिंग माय पॉइंट? सो द फर्स्ट सेक्शन in the range is known as charging section. चार्जिंग सेक्शन हमें बताता है कि कौन से कंडीशन फुलफिल होने पे गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले सकता है, कौन से कंडीशन फुलफिल होने पर गवर्नमेंट हमसे उस हेड के अंदर टैक्स ले सकता है, ठीक है। आर यू क्लियर? तो वो मैं आंसर बता देता हूं। इस चैप्टर में, सैलरी चैप्टर में, वो आंसर है ठीक है। अभी पढ़ाया नहीं, खाली लिखा, हाईलाइट किया अपने। ओके, भारत सरकार तुमसे, एक बार मानो कि तुम नौकरी करते हो, लग गया तुम्हारा नौकरी, हो गया डिग्री विग्री से पढ़ाई खत्म, भारत सरकार तुमसे तुम्हारी सैलरी पे इनकम टैक्स सैलरीज हेड में तभी ले सकता है जब तुमको पैसा देने वाला एम्प्लॉयर है और तुम उसके एम्प्लॉई हो, तभी ले पाएगा, वरना नहीं ले पाएगा। तो पेयर और पेई के बीच में कौन सा रिश्ता होना चाहिए? एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप।
कौन सा रिश्ता? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। तो जब देने वाले और लेने वाले के बीच में रिश्ता एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का हो, तब उस इनकम पर जो टैक्स कैलकुलेशन होगा वो कौन से हेड ऑफ इनकम में होगा? सैलरीज में। मैंने कल ये बोला था कि हर हेड ऑफ इनकम में टैक्स कैलकुलेट करने का, जो इनकम कैलकुलेट करने का, तितली कैलकुलेट करने का तरीका है वो डिफरेंट है, ठीक है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं, मेरे को सोच समझ के जवाब देना, क्लियर है? रोशन, ठीक है, रोशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो किसी कंपनी में नौकरी करता है, ओके, उसको तनख्वाह मिलती है। रोशन की इनकम कौन से हेड ऑफ इनकम में जाएगी? क्योंकि सर वो जॉब कर रहा है, अभी आपने बोला, तो देयर इज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, तो उसको जो भी तनख्वाह मिलती है वो सैलरीज में टैक्सेबल है। वेरी गुड। नेक्स्ट सुनो, कौन बनेगा करोड़पति टेलीविजन शो है जिसके होस्ट हैं श्री अमिताभ बच्चन। तो केबीसी के प्रोड्यूसर्स जो हैं वो अमिताभ बच्चन जी को, जो वो पूरा होस्टिंग कर रहे हैं, उसके लिए बहुत मोटा फीस देते हैं। अमिताभ बच्चन को होने वाली जो इनकम है वो किस हेड ऑफ इनकम में जाएगी? सैलरीज में जाएगी क्या? सर फिल्म एक्ट्रेस लोग जब ये सब शोज करते हैं तो शो बनाने वाले प्रोड्यूसर में और फिल्म एक्टर के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं होता, तो वो सैलरीज में नहीं जाएगा। तो कहां जाएगा? पीजीबीपी। सलमान खान बिग बॉस की होस्टिंग करते हैं, क्या बिग बॉस प्रोडक्शन हाउस और सलमान खान के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है क्या? नहीं। फिल्म एक्टर्स लोग एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं होते, वो प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं, समझ गए? तो उनका इनकम सैलरीज हेड में टैक्सेबल नहीं है, तो किस हेड में है? कहीं तो टैक्स देना ही पड़ेगा, अरे यहां नहीं तो वहां। तो उनका इनकम टैक्स आप कहां कैलकुलेट करोगे? सैलरीज में कि पीजीबीपी में? अच्छा, तुम लोगों ने मुझे कोचिंग फीस दिया, इनकम तो है, क्या मेरे और तुम्हारे बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है? नो, यू आर नॉट माई एम्प्लॉयर, आई एम नॉट योर एम्प्लॉय। हमारे बीच में रिश्ता सर्विस प्रोवाइडर का है, मतलब आई एम अ सप्लायर ऑफ सर्विसेज एंड यू आर अ रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। तो हमारा रिश्ता जो है ना सप्लायर एंड रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज का, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता नहीं। अगर होता तो मेरी जो कोचिंग फीस है वो सैलरी में जाती, पर वो रिश्ता तो नहीं है, तो हमारा इनकम कहां जाएगा? पीजीबीपी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो सैलरीज हेड में इनकम टैक्स तभी लिया जाएगा जब देने वाले और लेने वाले के बीच में रिश्ता कौन सा है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। अब गौर से सुनो, मैं मिस्टर सिद्धार्थ अग्रवाल और मेरा जो कोचिंग सेंटर है वो क्या है? सिद्धार्थ एंड विकास क्लासेस एलएलपी। मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ एलएलपी। मेरा कोचिंग सेंटर तो एलएलपी है। टेक्निकली कोचिंग की जो फीस है तुमने मुझे नहीं दी, किसको दी है? एलएलपी को, ठीक है। तो उसके ऊपर जो भी जीएसटी होता है, इनकम टैक्स होता है, वो कौन पे करता है? एलएलपी, ठीक है। एलएलपी एक सेपरेट पर्सन है, मैं मिस्टर सिद्धार्थ एक। तो एलएलपी मुझे सैलरी देता है, इट इज नोन एज पार्टनर सैलरी। क्या बोलते हैं? मैं पार्टनर हूं ना एलएलपी का, बॉस। वर्किंग पार्टनर को सैलरी मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? मिलता है, मिलेगा। तो मैं वर्किंग पार्टनर, मुझे सैलरी मिलता है 3 लाख रुपया पर महीने का मुझे सैलरी मिलता है, ठीक है। साल का कितना हुआ? 36 लाख। नाम क्या दे रहे हो इसको? पार्टनर्स सैलरी। नाम में सैलरी है, नाम में सैलरी होने से नहीं होता। रिश्ता देखो, रिश्ता एलएलपी में और उसके पार्टनर में जो रिश्ता है, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता है कि ओनरशिप का रिश्ता है? ओनरशिप। तो आई एम अ पार्टनर, आई एम द ओनर ऑफ दिस एलएलपी। हमारे बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता नहीं है, तो बोलने को तुम उसको बोलो पार्टनर सैलरी, पर वो सैलरी हेड में नहीं जाएगा। तो सर कहां जाएगा? पीजीबीपी। तो मैं पार्टनर हूं इस एलएलपी का, मुझे जब सैलरी मिलती है ना पार्टनर सैलरी, तो वो सैलरीज हेड में टैक्सेबल नहीं होता। तो सर कौन से हेड में टैक्सेबल होता है? पीजीबीपी। तो नाम में सैलरी होने से फर्क नहीं पड़ता। रिश्ता देखो, रिश्ता, रिश्ता क्या है? ओनर। मैं ओनर हूं उसका, वो एलएलपी है, मैं उसका पार्टनर मतलब ओनर हूं, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता नहीं है। क्लियर है? तो मेरी जो सैलरी होती है पार्टनर सैलरी, इट डज नॉट get taxed under salaries, it gets taxed under PGBP। तो मेरा कंप्यूटेशन पीजीबी के हिसाब से होता है, सैलरी के हिसाब से नहीं होता। आर वी क्लियर ऑन दिस? सही है, दम अपना चल रहा है सर। सेकंड क्या है? जैसे एक सेकंड, थोड़ी देर पहले अपने बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे थे, मैंने क्या बोला कि बिजनेस होल टाइम होना जरूरी नहीं है, पार्ट टाइम भी हो सकता है, पर बिजनेस तो बिजनेस है। सर वैसे ही जॉब भी होल टाइम होना जरूरी नहीं है, पार्ट टाइम जॉब भी तो हो सकता है। तो पार्ट टाइम जॉब से भी जो तनख्वाह आएगी वो सैलरी में ही जाएगी।
जरूरी नहीं कि आपका जॉब होल टाइम होना चाहिए, चाहे आपका जॉब फुल टाइम है चाहे पार्ट टाइम है। रिश्ता एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का है क्या? हाँ है। अगर जब तक रिश्ता एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का है तब तक वो सैलरी में जाएगा, भले ही आप फुल टाइम जॉब करो चाहे आप पार्ट टाइम जॉब करो। आर वी ओके विद दिस? तो पार्ट टाइम जॉब करते हो उसका भी जो रिश्ता है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला है, तो वो भी सैलरीज में टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट, ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति 2-3 जगह जॉब करता हो। तो सर जनरली तो ऐसा नहीं होता, बिकॉज जब लोग नौकरी करते हैं तो फुल टाइम ही करते हैं कहीं पे भी। पर मान लो करने को ऐसा भी तो हो सकता है कि एक व्यक्ति है जो पार्ट टाइम जॉब करता है 2-3 जगह। 2 दिन इसके यहाँ गया मंडे ट्यूसडे नौकरी करने, 2 दिन यहाँ गया वेडनेसडे थर्सडे, 2 दिन यहाँ गया। हो सकता है पार्ट टाइम जॉब करता है 3-4 जगह। अगर आपके 3 बॉस हैं, अगर आपके 3 बॉस हैं तो आपको 3 जगह से सैलरी इनकम आ रहा है, तो वो 3 जगह से जो सैलरी इनकम है उसका क्या अलग अलग कंप्यूटेशन होगा कि जोड़ के सिंगल कंप्यूटेशन? जोड़ के ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना डाउट रहता है, इसलिए मैंने लिख के पढ़ा दिया कि अगर एक व्यक्ति को 2-3 जगह से तनख्वाह मिल रही है, अगर एक व्यक्ति को 2-3 जगह से तनख्वाह मिल रही है S1 S2 S3, तो आप उसका 3 अलग अलग कैलकुलेशन नहीं करोगे, वो जोड़ के सारा जोड़ के एक सिंगल कैलकुलेशन किया जाएगा। आर वी ओके विद दिस? बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है ये। मैंने आज बेसिक कंसेप्ट में लिखाया था एक जगह, ड्यू और रिसिट लेटर पढ़ाऊंगा, वो आ गया लेटर, लो अभी पढ़ा रहा हूँ ड्यू और रिसिट। ठीक है, उधर ताकना बंद करो, इधर मेरे को सुनो, नहीं तो वो हार्ड लगेगा। मैं पढ़ा दूंगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान सुनना। गवर्नमेंट को ना भरोसा नहीं है, किस पर? हम पर। गवर्नमेंट को लगता है, हालांकि गवर्नमेंट जो बैठे हैं वही सबसे बड़े चोर हैं, पर उनको लगता है इंडिया चोर है, मतलब हम लोग नागरिक चोर और इनकम टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, तो जैसे वो है उनको वैसा ही तो लगेगा, कॉमन सेंस की बात है। वो चाहते हैं कि आपको भले ही पैसा हाथ में नहीं मिले फिर भी आप टैक्स दे दो। वो क्या चाहते हैं? वो लोग चाहते हैं, सरकार चाहती है तुम भले ही पैसा अभी तक तुमको मिला नहीं हो पर फिर भी तुम टैक्स दे दो। क्या मतलब है? बोलता है इनकम टैक्स ऑन सैलरी आपको कब देना पड़ेगा? ड्यू बेसिस और रिसिट बेसिस डॉट 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 विच एवर इज अर्लियर। ड्यू का मतलब क्या होता है? सैलरी ड्यू कब होता है? हर महीने की लास्ट डेट को। बहुत सैलरी कब मिलता है? मंथली तो, और मंथ के लास्ट डेट को मिलता है ना, मंथ के फर्स्ट डेट को सैलरी नहीं मिलती, ये जान लो। ठीक है, हम लोग हालांकि जैसे ऐसा होता होगा कि तुम लोग अपने घर में जो हेल्पर लोग काम करते होंगे उनको तो महीने की 1 तारीख को दे देते हो, पर वो नियम नहीं है। नियम क्या होता है? महीने के लास्ट में दिया जाता है। ठीक है, अब सपोज मान लो तुमने नौकरी कर ली, मंथ खत्म हो गया, 30 तारीख आ गया, पर बॉस सैलरी अभी तक दिया नहीं। बॉस बोला कि थोड़ा प्रॉब्लम है, 10 दिन बाद देंगे। ठीक है, यू हैव नॉट रिसीव्ड द सैलरी, पैसा तो नहीं आया, पर 30 तारीख को ड्यू हो चुका है, सरकार आ जाएगी, लव इनकम टैक्स दो। तुम्हारे हाथ में पैसा नहीं आया है पर सरकार आ गई, बोला एक दिन तुम्हारे हाथ में पैसा आएगा ही ना, आज दे दो टैक्स, जाओ, उसमें लेट मत करो। गवर्नमेंट का एटीट्यूड देख रहे हो? ड्यू हो गया तो भी टैक्स दो, रिसीव हो गया तो भी टैक्स दो, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, तो उनको भरोसा नहीं है, तो दे वांट टू टेक टैक्स फ्रॉम यू ऑन ड्यू बेसिस और रिसिट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। बुरा लग रहा है ये? बुरा लग रहा है, पर ऐसा ही होगा। ठीक है, टैक्स जिस दिन तुम अभी तो तुम पढ़ रहे हो तो अभी तो मनोरंजन है, जिस दिन एक्चुअली दोगे तो यहां बहुत जोर का दर्द उठेगा। ठीक है, तब तुम्हारा मन करे कि एक बार छोड़ ही देते हैं ना, क्यों कमाए, मोक्ष चल रहा है यहां, तो वैसा है। तो ये लोग पहले आ जाएंगे तुम्हारे पास टैक्स कलेक्ट करने के लिए, ड्यू और रिसिट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। अब एक एग्जाम्पल लेके हम लोग बात कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखो, नंबर 1,
मैं एक बार हाईलाइट करूंगा, तुम नहीं करेगा। क्या नाम है बंदे का? राम इज एम्प्लॉय असेसी। तो तुमको राम का टैक्स कैलकुलेट करना है। राम को इस साल बॉस ने 11 महीने का तनख्वाह दिया। कितने महीने का? जो 12 महीना है ना, मतलब मार्च महीने का तनख्वाह अभी तक मिला नहीं है। बॉस ने बोला यार अभी हाथ में थोड़ा टाइट है, मार्च का सैलरी अगले महीने ले लेना, अप्रैल में ले लेना। तो इसको हम कहते हैं, डोंट हाईलाइट, क्या कहते हैं? अरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग, है ना। अरियर का मतलब क्या होता है, जानते हो ना ये वर्ड, अकाउंट्स में आता है तो आउटस्टैंडिंग। तो सैलरी, मार्च महीने की जो सैलरी है वो ड्यू कब होती है? 31 मार्च को। तो ड्यू तो मार्च में हो गया, पर मिला है क्या? सर मिलेगा कब? नेक्स्ट ईयर, अप्रैल 23 में। अप्रैल 23 तो एक अलग फाइनेंशियल ईयर हो गया ना। हेलो, अप्रैल 23 तो एक, दैट इज 23-24। और तुम्हारे सिलेबस में प्रीवियस ईयर क्या है तुम्हारा? 22-23, है ना। तो 22-23 प्रीवियस ईयर में उस बंदे को केवल 11 महीने का सैलरी मिला है। मार्च का सैलरी अभी तक मिला नहीं, मार्च का उसको अगले फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा। ठीक है, गवर्नमेंट बोलेगी वी तो वांट टैक्स ऑन, लिखो, गवर्नमेंट बोलेगी हम तो टैक्स देते हैं ऑन ड्यू और रिसिट विच एवर इज अर्लियर। तो मार्च का सैलरी भले ही तुमको रिसीव नहीं हुआ, ड्यू तो हो गया ना, लाओ टैक्स दे दो। तो पूरा आपके हाथ में पैसा सिर्फ 11 महीने का आया है, लेकिन ड्यू 12 महीने का हुआ है। तो आपसे टैक्स कितने का लेगा? 12 महीने का। ठीक है, क्लियर है ये? अब यहां पर जब ये बात होती है ना, तो एक स्टूडेंट को थोड़ा सा घबराहट होता है कि सर मेरे को तो पैसा 11 महीने का मिला हाथ में, और ये लोग हमसे टैक्स ले लिए 12 महीने का। अगले साल 12 महीने की सैलरी तो मिलेगी, प्लस इस साल का 1 महीने का भी मिलेगा। तो अगले साल तुमको हाथ में सैलरी कितना मिलेगा? 13 महीने का। तो नेक्स्ट ईयर सरकार तुमसे 13 महीने का सैलरी लेगा कि 12 महीने का? 12 महीने का, क्योंकि इधर ले लिया ना उसका। तो गवर्नमेंट इतना भी बदमाश नहीं है कि डबल टैक्स दे ले, वो नहीं होगा। आपको अभी 11 महीने का मिला है इस साल, अगले साल कितने का मिलेगा? 13 महीने का। पर क्योंकि अभी आपसे 12 महीने का टैक्स दे चुके, तो अगले साल आपसे 13 महीने का नहीं 12 महीने का ही टैक्स लेंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस? तो वो धोखा नहीं होने वाला तुम्हारे साथ। ओके, नेक्स्ट। लखन एम्प्लॉय अपना, ठीक है, एम्प्लॉय। लखन को घर में पैसे की जरूरत थी, तो मार्च महीने में जो आखिरी महीना है वो बॉस के पास आया और बोला सर थोड़ा हाथ टाइट चल रहा है, बच्चे लोग नए सेशन में जा रहे हैं, वो था ना उसके बच्चे हैं तो अगले नेक्स्ट क्लास में जा रहे हैं, तो उनका यूनिफॉर्म का, इसका, बुक्स वगैरह का पैसा लगेगा, तो प्लीज़ अप्रैल का सैलरी भी अभी मार्च में ही दे दो। तो मार्च में मेरे को मार्च का भी सैलरी दे दो और अप्रैल का भी दे दो, मतलब नेक्स्ट महीने का सैलरी भी अभी दे दो। बॉस बोला ओके, बॉस बोला ओके। इसको क्या बोलते हैं सर अपने? डोंट हाईलाइट, क्या बोलते हैं? एडवांस सैलरी। अच्छा, सैलरी अप्रैल का है पर मिल गया मार्च में। अप्रैल का सैलरी ड्यू कब होता है? 30 अप्रैल को। अप्रैल का सैलरी नेक्स्ट ईयर अप्रैल का सैलरी ड्यू कब होता है? 30 अप्रैल को। लेकिन आपको रिसीव कब हुआ है? मार्च में। और सरकार तो आ गई कटोरा लेके, ड्यू और रिसिट विच एवर इज अर्लियर। इस साल आपको ड्यू तो 12 महीने का सैलरी हुआ है, पर रिसीव हाथ में कितना हुआ है? 13 महीने का। तो सरकार टैक्स किस पे लेगी? 12 की 13 महीना। तो अगर नेक्स्ट ईयर का सैलरी भी अभी ले लोगे तो सरकार टैक्स भी अभी मांगने खड़ी हो जाएगी 13 महीने की। पर फिर धोखा नहीं होगा तुम्हारे साथ, क्योंकि अभी 13 महीने का ले लिया तो अगले साल गवर्नमेंट कितने का लेगा? 11 महीने का। वो धोखा नहीं होगा तुम्हारे साथ। यू आर ओके विद दिस? ठीक है, इसी को हम कहते हैं ड्यू और रिसिट विच एवर इज अर्लियर। आर वी ओके विद दिस? अच्छा, प्लीज अंडरस्टैंड, सारे हेड ऑफ इनकम में सेम फंडा अप्लाई। मतलब सैलरी में आज अगर मैं तुमको पढ़ा रहा हूं ड्यू और रिसिट विच एवर इज अर्लियर, तो ये मत सोचो कि हाउस प्रॉपर्टी में भी यही होता है, पीजीबीपी में भी यही होता है, सब में नहीं, सबका अपना अलग अलग फंडा है। आर वी ओके विद दिस?
सबका अपना अलग अलग फंडा है। क्लियर है ये? मैं एक पेज तुमको दिखा रहा हूं, बोर्ड पे देख लेना बस। ये दिख रहा है टीचर्स नोट। हर चीज का मैंने टीचर्स नोट एक्सप्लेनेशन बना के डाला है। इधर देखो, सैलरी में कैसे टैक्स देते हैं वो लोग, सामने पढ़ो क्या लिखा है, जो अभी पढ़ा के आया वही ना, ड्यू और रिसिट विच एवर इज अर्लियर। हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन्स में क्या लिखा है बगल में, एक्रूअल बेसिस। तो वहां ड्यू और रिसिट नहीं है ना। नीचे वाला पढ़ो क्या लिखा है, पीजीबीपी और अदर सोर्स में क्या लिखा है, अक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस। तो हर जगह सर अलग अलग फंडे हैं, सेम फंडे हर जगह नहीं है। हर चैप्टर में जब जाऊंगा अलग अलग फंडे आएंगे, वो पढ़ लेंगे, और उसका समरी तो डाला ही मैंने, ठीक है ना। क्लियर है ये? हटा दूं। अब देखो एक बदमाशी होने वाला है। क्या लिखा है बोर्ड पे इधर, फोरगोइंग ऑफ। फोरगोइंग का मतलब पता है क्या होता है, बलिदान करना, सैक्रिफाइस करना, अपने अधिकार को छोड़ देना, अपने अधिकार को छोड़ देना। अब ये तुमको सुनते ही ना तुम्हारे ब्रेन में धमाका होगा कि सर ये बहुत गलत हो रहा है। हाँ मैं मानता हूँ ये गलत हो रहा है, पर मैंने नहीं बनाया ना। किसने बनाया ये? गवर्नमेंट। तो जिसको भी बोलना है गवर्नमेंट को गाली दो, ठीक है। फोरगोइंग ऑफ सैलरी का मतलब है, एक एम्प्लॉय है, वो अपने बॉस के पास गया और बोला सर इस महीने का तनख्वाह मुझे मत दो, चैरिटी में दे देना, जाओ मेरे नाम से चैरिटी करना। स्वैग मार के निकल लिया कि मेरे को इस महीने का तनख्वाह मत देना। उसने बलिदान किया, सैक्रिफाइस किया, चैरिटी में डलवा दिया बॉस को बोल के। लिया ही नहीं। गवर्नमेंट बोली तुम लो या मत लो, हम तो तुमसे इनकम टैक्स देंगे। वो अपना सैलरी छोड़ दिया है, ठीक है। गवर्नमेंट बोला तुम जो करना है करते रहो, हमको मतलब नहीं, हम तो उस पर इनकम टैक्स लेंगे। ये जो तुमने बलिदान किया, जो बॉस के सामने जाके स्वैग मारा कि मेरी सैलरी चैरिटी कर दो, चैरिटी करो चाहे खर्च करो चाहे पैसा उड़ाओ, वो इनकम मानेंगे और उस पर टैक्स तो देना पड़ेगा। तो ये बात तो गलत लग रहा है, चुभ रहा है। इसका एक ऑल्टरनेटिव है, इसका एक ऑल्टरनेटिव है। जब इनकम टैक्स एक्ट आया था ना 1961, उसी दिन गवर्नमेंट ने एक और कानून भी पास कर दिया था। इनकम टैक्स एक्ट 1961, और ये कानून का नाम क्या लिखा है, वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरी। ईयर सेम है, देखो 1961। अगर तुमने अपनी सैलरी गवर्नमेंट को सरेंडर कर दी, किसको सरेंडर कर दी, सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब देखो दो चीज होता है, सपोज आई एम एन एम्प्लॉय, ओके, आई वेंट टू माई बॉस एंड आई टोल्ड हिम इस महीने का सैलरी मुझे मत देना, जाओ चैरिटी कर देना, ठीक है, अपना बच्चा लोग के लिए टॉफी खरीद लेना। अगर मैं ये बोल रहा हूं, इसको बोलते हैं फोरगोइंग ऑफ सैलरी, और मुझे इनकम टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन दूसरा ऑल्टरनेटिव सुनो, मैं अपने बॉस के पास गया और मैंने बोला कि सर मेरी जो सैलरी इस महीने की आप मुझे मत दीजिए, भारत सरकार को सरेंडर कर दीजिए। किसको? भारत सरकार को सरेंडर कर दीजिए अंडर वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरी। तो अगर मैं अपनी सैलरी अपने बॉस को बोल के गवर्नमेंट को सरेंडर करा दूं, देन इट इज एग्जेम्प्ट, तब टैक्स देना नहीं पड़ेगा, बिकॉज मैंने आपको पूरा इनकम ही पकड़ा दिया हाथ में। सेंट्रल गवर्नमेंट मेरे से इनकम टैक्स देता, मैंने बोला लो पूरा इनकम ही ले लो, तब बोला एग्जेम्प्ट है, तब तुमको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर सरेंडर करोगे अंडर वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरी, तब तो एग्जेम्प्ट है, तब टैक्स देना नहीं है। लेकिन अगर स्वैग मारे जाके तो टैक्स देना पड़ेगा। आर वी ओके विद दिस? अच्छा, अब मैं थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा बोलूंगा। देखो सुनने में ये थोड़ा चुभता है कि अगर मैं सैलरी छोड़ रहा हूं तो भी, लेकिन मैं आपको बता देता हूं आपके साथ अन्याय नहीं होगा। सर कैसे अन्याय, कैसे नहीं होगा? आई विल टेल यू। जब तुम अपने बॉस को जाके बोलोगे कि सर आप मुझे सैलरी मत दीजिए, चैरिटी कर दीजिए, तो चैरिटी करने के लिए 80G सेक्शन में डिडक्शन मिलता है। क्या मिलता है? डिडक्शन। मतलब मेरा तुम कैलकुलेशन जब करोगे टैक्स का, तो तुम लिखोगे इनकम फ्रॉम सैलरी, ग्रॉस टोटल इनकम लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से 80G, और माइनस हो जाएगा वो, तो अल्टीमेटली मेरा टैक्सेबल इनकम आएगा निल।
तो चैरिटी में भी अगर बोल के डलवाओगे ना तो ऐसे तो तुम्हारा सैलरी कंप्यूट होगा, लेकिन 80G का रिडक्शन मिल जाएगा तो अल्टीमेटली देना नहीं पड़ेगा टैक्स। तो अन्याय होने वाला तुम्हारे साथ नहीं है। मैं याद दिला रहा हूं, ये इसको देखो तो जरा, ये याद है तुम लोग को बेसिक कंसेप्ट में पढ़ाया था फॉर्मेट। फॉर्मेट कैसे होता है, पहले पांचों हेड्स ऑफ इनकम है ना, देखो बगल में पढ़ो तो पांचों हेड ऑफ इनकम का सेक्शन का रेंज देखो, बोला था ना अभी मैंने थोड़ी देर पहले, सेक्शन की रेंज का जो पहला सेक्शन है उसको क्या बोलते हैं, ये दिख रहा है, अभी 15 नंबर सेक्शन पढ़ा रहा हूं ना, चार्जिंग सेक्शन, ठीक है। अच्छा, पांचों हेड ऑफ इनकम को जोड़ के जो आता है उसको क्या बोलते हैं। तो सपोज मैंने अपने बॉस को जाके बोला कि सर मेरे को सैलरी मत दो, मैं फोरगो कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, फोरगो, चैरिटी में दे दो। तो ऊपर सैलरी में तो तुम बाहर अमाउंट लिखोगे 50,000 रुपया, जो ग्रॉस टोटल इनकम 50,000। अब ग्रॉस टोटल इनकम के बाद क्या लिखा है देखो, लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, यहां पर मेरे को सेक्शन नंबर 80G, पार्ले जी 80G याद रख लेना, पार्ले जी 80G, तो यहां मेरे को सेक्शन नंबर 80G में डिडक्शन मिल जाएगा। तो 50,000 ऊपर लिखोगे, फिर नीचे यहां करोगे -50,000, टैक्सेबल इनकम नील, बच गया मैं। तो ऐसे नहीं तो वैसे बच जाओगे, तो अन्याय तुम्हारे साथ नहीं होगा। तो हम लोग जब आंसर देते हैं तो ऐसे लिखना पड़ता है हम लोग को, foregoing of salary is considered as an application of income, मतलब using your own income, therefore it is taxable and you have to pay tax। फिर तुम पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे however we will get deduction under section 80G। तो ऐसे बोलने के लिए तो वो टैक्सेबल है, पर अल्टीमेटली तो आपको टैक्स देना नहीं पड़ रहा ना, आपको डिडक्शन तो मिल ही गया उसका। तो ऐसे नहीं तो वैसे तो बच ही गए ना तुम। और अगर सरेंडर ऑफ सैलरी है तो तब सर तब तो स्ट्रेट बच गए, अगर सरेंडर ऑफ सैलरी है ना तब तो सीधा सैलरी आउटर कॉलम 0, तो वो नीचे नहीं ऊपर ही 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं तुम लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, सुन लो। एग्जेम्पशन वर्सेस डिडक्शन, क्या बोला मैंने, एग्जेम्पशन वर्सेस डिडक्शन। डिडक्शन के केस में क्या होता है ना, आप पहले इनकम लिखो फिर बाद में माइनस कर लेना, पर पहले तो एक बार इनकम लिखो, पहले तो एक बार लिखो इनकम, फिर बाद में आप माइनस कर लेना, ये होता है डिडक्शन। एग्जेम्पशन में क्या होता है सर, हम उसको इनकम ही नहीं मानेंगे, वो लिखा ही नहीं जाएगा। डिडक्शन के केस में क्या होता है, आप लिखो ऊपर इनकम 50,000, फिर माइनस कर लो डिडक्शन, सब्ट्रैक्ट, डिडक्शन का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट, बाद में आप 50,000 माइनस कर लो, 0 आ जाएगा। और एग्जेम्पशन के केस में क्या होता है, आप 50,000 लिखोगे ही नहीं, आप ऊपर ही सीधा लिख दोगे 0। तो मैथ्स का फर्क है, किसका फर्क है, मैथ्स का। एग्जेम्पशंस के केस में द इनकम इज डायरेक्टली एग्जेम्प्टेड, वो आपको लिखना ही नहीं पड़ता, वो 0 हो जाता है। डिडक्शन के केस में एक बार आप इनकम लिखो, बाद में आप माइनस कर लेना, ठीक है। तो अगर सरेंडर ऑफ सैलरी कर रहा हूं टू सेंट्रल गवर्नमेंट, तब डिडक्शन मिलेगा कि एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एग्जेम्प्ट, तब ऊपर सीधा आएगा सैलरी 0। लेकिन अगर मैं फोरगो कर रहा हूं तो क्या होगा, ऊपर पहले 50,000 लिखोगे, फिर नीचे 80G का डिडक्शन लोगे 50,000, फिर लिखोगे 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, फंडा समझ में आ रहा है, ठीक है। इसी बहाने एग्जेम्पशन डिडक्शन वाला टॉपिक हो गया ना, वो जो बता रहा था। हेलो हेलो, ओके सबको। तो पहले आप आंसर में लिखोगे कि फोरगो करने से फर्क नहीं पड़ता, आपको लायबिलिटी है, आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। पर फिर तुम नीचे लिखोगे हाउएवर मेरे को तो 80G का रिडक्शन मिल ही जाएगा, ठीक है। तो पहले तो बोलोगे कि फोरगो से फर्क नहीं पड़ता, टैक्स देना पड़ेगा, पर फिर अल्टीमेटली तो 80G का रिडक्शन मिल ही जाएगा, डन है। और सरेंडर ऑफ सैलरी करोगे तो तब सर डिडक्शन नहीं, डायरेक्ट एग्जेम्प्ट। खत्म, पहला सेक्शन खत्म। अब हम लोग एक जंबो क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं।
ठीक है, बड़ा मस्त जंबो क्वेश्चन एकदम। मैं पूरा इजी करके इसको पढ़ाने वाला हूं, ध्यान से मेरी बातों को सुनना। हेलो, बोर्ड को देखना एक बार। कितने सारे क्वेश्चंस है इसके अंदर? 12 अलग अलग केसेस है। हमको पढ़ के बताना है कि जो टैक्स है वो किस हेड में जाएगा, सैलरी में या पीजीबीपी में या आईएफओएस में। ठीक है, हमको पढ़ के पूरा बताना है। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। ठीक है, आंसर मत देखो, मैं आंसर लिख रखा हूं पर मत देखो, क्वेश्चन सोचो खुद। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? ऑडिट फीस। एक बात आप सुन लो, किसी भी प्रकार की जो फीस होती है, फीस वो हमेशा पीजीबीपी में जाती है। किसमें? फीस इज चार्ज्ड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। जैसे मैं तुमसे जब लेता हूं तो वो फीस ही तो है। फीस वर्ड तब इस्तेमाल होता है जब देने वाले और लेने वाले के बीच में सेलर बायर या कस्टमर क्लाइंट वैसा रिश्ता हो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता नहीं। ऑडिट फीस क्या होता है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब किसी कंपनी के लिए कुछ सर्विसेज देता है, जॉब नहीं कर रहा है वो, ठीक है, एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो किसी कंपनी को ऑडिट सर्विसेज दे रहा है तो उसके लिए वो फीस चार्ज कर रहा है। तो यहां पर रिश्ता एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का नहीं है, यहां रिश्ता सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस रेसिपिएंट का है। ठीक है, तो ये सैलरीज में कतई नहीं जाएगा। तो कहां जाएगा सर? पीजीबीपी में। ठीक है, कोई भी फीस हो। अच्छा, डॉक्टर को हम गए, सपोज मैं डॉक्टर के पास गया और मैंने डॉक्टर को 1000 रुपये फीस दी, डॉक्टर के लिए ये इनकम किस हेड में जाएगा? फीस है ना सर, सैलरी वर्ड तो है नहीं, फीस वर्ड है। और लगता है वो मेरे हमारे बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय है क्या? नहीं ना, तो कहाँ जाएगा? पीजीबीपी, उसका पेशा है वो। सेकंड, ये तो अभी बताया मैंने, यहाँ लिख दो। ये तो मेरा ही एग्जांपल है, आई गेट पार्टनर सैलरी। ये तो मेरा ही पर्सनल एग्जांपल है। ये मेरी कोचिंग सेंटर क्या है? पार्टनरशिप फर्म, और इससे मुझे क्या मिलता है? पार्टनर सैलरी। पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता है कि ओनर का रिश्ता है? ओनरशिप है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय तो नहीं है, तो ये कहाँ जाएगा? पीजीबीपी। ठीक है, थर्ड, एक एम्प्लॉई है, ध्यान से मेरे को सुनना खाली, हाँ, आंसर पहले मत पढ़ो नहीं तो दिक्कत हो जाती है। मैं कई बार ना बुक्स में आंसर, मेरे सारे बुक्स का ये तरीका रहता है कि आई वॉन्ट टू गिव एवरीथिंग इन राइटिंग टू द स्टूडेंट। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी टीचर्स हैं जो मतलब मुझसे बहुत सीनियर है, उन्होंने मुझे बोला था कि सारा आंसर बुक में लिख के नहीं देना चाहिए। पर क्या है ना, देखो, अगर बुक में आंसर्स नहीं रहते ना तो क्या होता है कि स्टूडेंट विचलित हो जाता है कि आंसर का है। इसलिए मेरी आदत है, मैं जो भी पढ़ाता हूँ मैं लिख के दे देता हूँ ताकि स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, पर पढ़ाते वक्त कम से कम क्या, तुम आंसर पहले मत देखो। अगर आंसर देख लोगे तो फिर वो बात ही खत्म हो जाता है फिर। ठीक है, एक एम्प्लॉय है, रिटायर हो गया है, 60 साल का हो चुका है, 60, रिटायर हो गया है, घर में बैठा है, अब उसको पेंशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? पेंशन। क्वेश्चन है कि ये जो पेंशन उसको मिल रही है किस हेड ऑफ इनकम में जाएगी? क्योंकि अब तो वो रिटायर हो चुका है, अब तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता नहीं है, अब तो रिटायर हो चुका है। लेकिन भले ही आज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता नहीं है, पर ये जो पेंशन मिल रहा है ये तो पहले जो वो जॉब किया उसी वजह से मिल रहा है ना।
ये पेंशन किससे मिल रहा है? द बिकॉज ऑफ द प्रीवियस रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। पेंशन जो तुमको मिलता है ना, वो तुम जो जॉब करते हो ना, उसमें हर महीने तुम्हारी सैलरी से थोड़ा थोड़ा पैसा काटा जाता है, वही पैसा तुमको रिटायरमेंट के बाद दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ पेंशन। समझे? पेंशन कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, पेंशन तुम्हारा कमाया हुआ सैलरी है, जिससे हर महीना हम लोग थोड़ा थोड़ा काट के जमा कर रहे थे, अब तुम रिटायर हो गए, अब तुमको दे रहे हैं। तो ये पेंशन निकला तो उसी जॉब से है ना, तो भले ही आज रिश्ता नहीं है तो क्या हुआ, तब तो रिश्ता था। तो पेंशन इनकम इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज सैलरीज। सैलरी को हाईलाइट मत करना। जब आंसर सैलरी होगा तो हाईलाइट नहीं करेंगे, जब आंसर कुछ और होगा तो हाईलाइट करेंगे। ठीक है, मैं तुमको बता देता हूं, इस पूरे डब्बे में ना तुम्हारे सामने 3 ही ऑप्शन आएंगे, पीजीबीपी या सैलरीज या आईएफओएस। जो कहीं नहीं जाता वो कहाँ जाता? आईएफओएस। वो बोलता है जिसका कोई नहीं उसका भगवान, तो भाई जिसका कोई नहीं उसका आईएफओएस, वो कहाँ जाएगा? आईएफओएस। नेक्स्ट सुनो, बहुत ही सुंदर है। एम्प्लॉय मर गया और उसके हिस्से का जो भी पैसा था वो उसके वारिस को, लीगल हेयर को मिल रहा है। ठीक है, तो सरकार छोड़ेगी तो है नहीं, सरकार सेंटिमेंटल नहीं है, सरकार टैक्स देगी। मैं मर भी जाऊं तो भी सरकार टैक्स लेगी, वो छोड़ने वाली नहीं है कि ओ हो ये तो मर गया तो इसके परिवार वालों को कष्ट होगा, छोड़ दो, इनकम टैक्स मत देना, ऐसा नहीं होगा। मतलब वो दे दो, बाकी हमारी तरफ से वो दुख है। ठीक है, वी आर सॉरी फॉर योर पर्सनल लॉस बट प्लीज गिव अस इनकम टैक्स नाउ। ठीक है, तो ऐसा है, एम्प्लॉय तो मर गया और पैसा किसको मिला? लीगल हेयर। तो लीगल हेयर को टैक्स तो देना पड़ेगा। लीगल हेयर जब टैक्स देगा तो वो किस हेड ऑफ इनकम में देगा? लीगल हेयर कभी भी एम्प्लॉय नहीं था ना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता तो पापा के साथ था, बेटा बेटी के साथ तो है नहीं। बेटा बेटी इज नॉट द एम्प्लॉय, तो उनका और जो पैसा उनको मिल रहा है पापा के बॉस से, उनके बच्चों के बीच में और बॉस के बीच में तो एम्प्लॉय एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है ही नहीं ना, तो ये उनके लिए सैलरी तो नहीं है। तो सैलरी नहीं है तो क्या है? पीजीबीपी? नहीं सर, ये बाप को मारना पेशा होता है किसी का क्या? तो पीजीबीपी तो है नहीं। क्या ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम है? सर रेंट तो है नहीं। क्या ये कैपिटल गेन्स है? बाप को बेच के आया क्या? नहीं, तो कैपिटल गेन्स भी नहीं है, तो जो कुछ नहीं कहां जाएगा? आईएफओएस। तो याद रहे, लीगल हेयर को जब भी कुछ भी पैसा मिलता है ना मृत्यु पे, तो वो हमेशा आईएफओएस में ही जाता है। डिफरेंट कलर। ठीक है, अच्छा डिस्कस कर रहे हैं, मेरी बात को ना गौर से सुनना। इनकम टैक्स में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? जो लॉजिक, जो एक्सप्लेनेशन पार्टनरशिप फर्म पे लगता है वो कंपनी पे नहीं लगता है। ठीक है, तो कभी भी पार्टनरशिप फर्म पे कोई लॉजिक या एक्सप्लेनेशन अगर मैंने बोला है वो कंपनी के ऊपर अप्लाई मत करना। क्लियर है? ठीक है, कंपनी के ऊपर इनका अलग ही फंडा चलता है। अब जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं तुमको, यू नो अबाउट श्री मुकेश अंबानी? यस, वी नो सर। ही इज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिलायंस, एमडी, यू नो दैट नो? रिलायंस इंडस्ट्री के एमडी है वो। तुम सब जानते हो कि इन अ वे मुकेश अंबानी इज द मालिक। मुकेश अंबानी जी को सैलरी मिलती है रिलायंस से, बड़ा अमाउंट है, 20-25 करोड़ रुपया। तो हर साल रिलायंस अपने एमडी को, श्री मुकेश अंबानी को सैलरी देता है। अब भले ही मुकेश अंबानी जी एमडी है और तुम सब जानते हो कि ही इज लाइक अ ओनर ऑफ रिलायंस, बट स्टिल
उनको जो सैलरी मिल रहा है वो सैलरी में ही जाएगा। अब मेरे केस में जो एग्जांपल था, मैं पार्टनर, पार्टनरशिप फर्म मालिक, मुझे जो मिल रहा है वो सैलरी में नहीं जा रहा, पर उनको जो मिल रहा है वो सैलरी में जा रहा है। तो कंपनी पर जो फंडे लगते हैं और फर्म पे जो फंडे लगते हैं पूरे अलग हैं। क्लियर है बात? लेट अस डिस्कस दिस इन डिटेल। कंपनी में दो प्रकार के डायरेक्टर होते हैं। कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कंपनी में जो डायरेक्टर्स है वो दो प्रकार के होते हैं। लेफ्ट साइड में क्या लिखा है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब होता है वर्किंग डायरेक्टर। क्या होता है? वर्किंग, जो होल टाइम आके काम करता है वैसा वाला। ठीक है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में दो प्रकार के डायरेक्टर्स आते हैं। नाम क्या है? एमडी। एमडी का फुल फॉर्म? WTD का फुल फॉर्म? होल टाइम डायरेक्टर। ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? वर्किंग डायरेक्टर्स या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। इनको जो सैलरी मिलती है, मार्क करो यार, ठीक है। तो कंपनी के अंदर उसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, वर्किंग डायरेक्टर, उनको जो सैलरी मिलती है वो कौन से हेड में जाती है? सैलरी। वो ओनर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं तुमको इसका एक लॉजिक दे सकता हूं, मैं तुमको इसका एक लॉजिक दे सकता हूं, लेकिन मैं एडवांस में बता रहा हूं। आज ये बात मैं एडवांस में बता रहा हूं, और ये मेरी बात जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, टैक्स बोल लो, लॉ बोल लो, ऑडिट बोल लो, ये बात हर जगह अप्लाई करता है। ध्यान से सुनना। एग्जाम में हम लोगों से कभी भी लॉजिक या एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा जाता। हमसे बात पूछी जाती है, पर हमसे उसका रीजन या लॉजिक कभी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता। पर जस्ट बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट, यू हैव अ क्यूरियोसिटी टू नो, इसीलिए मैं लॉजिक बताता हूं। पर याद रहे, लॉजिक इज नॉट ऑलवेज परफेक्ट। लॉजिक कभी भी ना 100% परफेक्ट नहीं होता। लॉजिक कुछ कन्विंसिंग होता है, कुछ कभी कभी इनकन्विंसिंग होता है, अनकन्विंसिंग होता है, मतलब तुम सेटिस्फाई नहीं होगे। तो याद रखना, लॉजिक इज नॉट ऑलवेज 100% परफेक्ट। ठीक है। तो अभी मैं बोल रहा हूं, सुनो लॉजिक क्या है इसका। एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर को आप बस पार्टनर ही बोलते हो ना, और कोई वर्ड है क्या? नहीं। लेकिन सर कंपनी में दो वर्ड होते हैं, डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर। टेक्निकली हु इज द ओनर? शेयर होल्डर की डायरेक्टर? शेयर होल्डर। टेक्निकली डायरेक्टर इज नॉट द ओनर। हु इज द ओनर? शेयर होल्डर। समझ रहे हो? अब जब कंपनी अपने डायरेक्टर को सैलरी दे रही है, तो शेयर होल्डर को सैलरी नहीं दे रही, किसको दे रही है? डायरेक्टर को। और टेक्निकली डायरेक्टर ओनर नहीं है। ठीक है। पार्टनर को तो सिर्फ आप पार्टनर बोलते हो, एक ही वर्ड है। पर मुकेश अंबानी जी तो दो दो चीज है ना। मुकेश अंबानी is the director also and he is also the shareholder. When Mukesh Ambani ji gets salary, does he get salary because of being a shareholder or because he is a director? तो उनको ओनरशिप के लिए सैलरी नहीं मिल रहा, उनको डायरेक्टरशिप के लिए सैलरी मिल रहा है। और डायरेक्टर टेक्निकली ओनर नहीं होता। आर वी क्लियर? दैट इज वाई वी से कि कंपनी और उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है। कंपनी और उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के बीच में कौन सा रिश्ता होता है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता होता है। मुकेश अंबानी जी को जो सैलरी मिल रही है वो एज एन एमडी मिल रही है, नॉट बिकॉज ही इज अ शेयर होल्डर। अगर शेयर होल्डर के नाते सैलरी मिलता तब तुम बोलते कि ओनर है, पर डायरेक्टर के तौर पे मिल रहा है। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर कंसिडर्ड एज एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, सो देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। दैट इज वाई जो भी उनको सैलरी मिलेगा वो किस साइड में जाएगा? सैलरीज में। क्लियर है? इधर आ जाओ सर। कंपनी में दूसरे प्रकार के डायरेक्टर्स होते हैं जिनको अपने क्या बोलते हैं? नॉन एग्जीक्यूटिव। ये बंदे ना नॉन वर्किंग डायरेक्टर हैं, मतलब पार्ट टाइम डायरेक्टर हैं। ये लोग कंपनी में आके काम नहीं करते, केवल कंपनी में जो मीटिंग्स वगैरह होता है उसमें आते हैं, एडवाइस करते हैं, गाइड करते हैं, यही इनका काम है। ठीक है। तो इनका और कंपनी का
एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, ये लोग कंपनी में सिर्फ ना गाइडेंस और एडवाइस के लिए आते हैं, ये कंपनी में आके ये नहीं करते, क्या नाम है, जॉब नहीं करते। तो इनके और कंपनी के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता नहीं है। तो सैलरी में तो जाएगा नहीं सर। अच्छा, सैलरी में नहीं जाएगा तो बचे दो ऑप्शन, एक है पीजीबीबी, दूसरा है आईएफओएस। मैं बोलता हूं, क्या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसी कंपनी में बन जाना ये कोई बिजनेस है, ये कोई प्रोफेशन है? ठीक है, ये तो नहीं है, तो ये पीजीबीबी में भी नहीं जाएगा और सैलरी में तो जा नहीं सकता, एम्प्लॉय एम्प्लॉय नहीं, तो कहां जाएगा? इनको कंपनी जो पैसा देती है उसको सैलरी बोलते भी नहीं, उसको कमीशन बोला जाता है। ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कंपनी में जॉब नहीं करते, वो केवल आते हैं, एडवाइस देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, वो सब काम है इनका। ठीक है, और डायरेक्टर होना पेशा नहीं है, तो पीजीबी भी नहीं जाएगा, तो कहां जाएगा? आईएफओएस। जिसका कोई नहीं उसका आईएफओएस। क्लियर है? बात करें, ये दुनिया में सबसे अनोखा फीस है। नॉर्मली जो भी फीस हम लोग को मिलती है, कोई भी तरह का फीस होता है, वो किससे होता है? फॉर रेंडरिंग सम सर्विसेज। मैं तुमसे फीस दे रहा हूं, आई एम रेंडरिंग टीचिंग सर्विसेज। डॉक्टर तुमसे फीस दे रहा है, ही इज रेंडरिंग यू मेडिकल एडवाइस सर्विसेज। लॉयर तुमसे, लॉयर वकील, वो तुमसे फीस दे रहा है फॉर कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो नॉर्मली फीस लोगों को क्यों मिलता है? फॉर गिविंग सम सर्विस। ये दुनिया का सबसे अनोखा फीस है जो बैठने के लिए मिलता है। क्या नाम है इसका? सिटिंग फीस। ये एकदम अनोखा फीस है, कोई सर्विस नहीं, खाली बैठ गए आप आके। इट इज अ फीस पेड बाय कंपनी टू इट्स डायरेक्टर्स फॉर पार्टिसिपेशन इन, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इनकी मीटिंग हो रही है, तो मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए फीस दे रहा है। ये तो देना नहीं चाहिए ना कायदे से, पर दे रहा है, मान लो। ठीक है, तो इट इज नॉट अ फीस फॉर सम सर्विस रेंडर्ड। तो ये कोई पेशा या प्रोफेशन तो है नहीं, बैठने का पैसा मिल रहा है। तो ये सिटिंग फीस जो है, ना तो ये सैलरी है और ना ही ये कोई सर्विस रेंडर्ड है कि बिजनेस प्रोफेशन हो। तो सिटिंग फीस गोज अंडर आईएफओएस फॉर बोथ टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स। नॉर्मली फीस जो होता है वो पीजीबीबी में जाता है, क्योंकि वो बिजनेस के लिए मिलता है, प्रोफेशन के लिए मिलता है। सिटिंग फीस में आप कोई सर्विस नहीं दे रहे, बस आके आप टेक दियो, बस हो गया। तो ये कहां जाएगा? आईएफओएस। नंबर 5 पढ़ो तो जोर से बा। हेलो, हाँ, फुल फॉर्म मिल गया तुम लोगों? ठीक है, तो भाई ये तो कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वर्किंग डायरेक्टर हैं, इनके और कंपनी के बीच में कौन सा रिश्ता होता है? तो इनको अगर रेम्युनरेशन मिलेगा तो किस हेड में जाएगा? सैलरीज। छह नंबर क्या लिखा है?
रेमुनरेशन टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, तो इनके बीच में एम्प्लॉय का रिश्ता नहीं है और ये कोई बिजनेस या प्रोफेशन भी नहीं है, तो ये कहां जाएगा? IFOS। ठीक है, क्लियर है सबको? नंबर 7 पढ़ो, क्या लिखा है? सिटिंग फीस। सिटिंग फीस आप किसी को भी दो, चाहे MD हो चाहे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, सबके लिए वो कहां जाएगा? IF। ठीक है ना, अभी क्लियर है सबको ये? सुनो देखो यार, मैं तो कोचिंग टीचर हूँ, मुझे तुम फीस दोगे तो इट विल गो टू PGBP, लेकिन स्कूल कॉलेज में जो टीचर पढ़ाते हैं, क्या स्टूडेंट्स लोग डायरेक्टली उनको फीस देते हैं क्या? किसको देते हैं? स्कूल को। और वो जो टीचर वहाँ पढ़ा रहे होते हैं वो स्कूल के एम्प्लॉय होते हैं, है ना? वो तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता होता है। तो अ टीचर रिसीव्स इमोल्यूमेंट्स इन काइंड फ्रॉम द स्कूल इन विच ही टीचर्स। तो स्कूल और टीचर के बीच में कौन सा रिश्ता है? तो उनको स्कूल वाले जो भी दें, पैसा दें, सामान दें, जो भी दें, वो किस साइड में जाएगा? सैलरीज। जैसे एग्जांपल, स्कूल ने क्या किया, स्कूल के पास बहुत बड़ा कैंपस था, तो उसी कैंपस में उन्होंने बहुत सारे घर बनवा दिए और टीचर लोग को रहने के लिए घर दे दिया। तो पैसा के बदले घर दे दिया रहने के लिए, अच्छी बात है। तो कैश हो या काइंड हो, है तो वो इनकम ना, एंड रिश्ता कौन सा है? तो किस साइड में जाएगा? सैलरीज। 9, मैं एक बार इधर सबको मेरे को ताकना, 9 इज वेरी डिफरेंट। लिसन टू मी। एक पॉइंट ऑफ टाइम था मेरी लाइफ में जब मैंने जस्ट पढ़ाना स्टार्ट किया था, उसके पहले आई वॉज इन KPMG 2011। ओके, तो मेरे पास CA इंस्टीट्यूट की तरफ से घर पे एक चिट्ठी आया। चिट्ठी क्या था? उस समय तुम लोग जानते हो RTI एक्ट, अब तो हर कोई जानता है RTI एक्ट, लेकिन उस समय इतना फेमस नहीं था। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, तुमको मालूम है ना, तुम लोग अपना आंसर कॉपीज मंगवा सकते हो RTI एक्ट में। पहले सब नहीं था, नोट चुचला, पहले सब नहीं था। पहले स्टूडेंट लोग इंस्टीट्यूट से अपना कॉपी मंगवा ही नहीं सकते थे, उनको पता ही नहीं चलता था कि उनका नंबर कटा कहाँ पे। ठीक है, फिर RTI एक्ट आया 2006 में, और RTI एक्ट के इस्तेमाल से ये नियम हो गया कि कोई भी सरकारी संस्थान से आप दस्तावेज मंगा सकते हो। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो सरकारी संस्थान है, तो आप उससे अपना आंसर कॉपी मंगा सकते हो। तो अब स्टूडेंट लोग आंसर कॉपी मंगाना चालू कर दिया अपना। तो उनको पता चलने लग गया कि यार तो मेरा मार्क्स गलत चेक किया, यहाँ मेरे को नंबर मिलना चाहिए था, नहीं मिला, अब हो गया प्रॉब्लम। तो अब इंस्टीट्यूट घबरा गया कि ये तो हर स्टूडेंट मंगवा रहा है और हम लोग पे केस ठोक रहा है कि हमने नंबर नहीं दिए। तब इंस्टीट्यूट ने पहली बार थोड़ा सीरियसली चालू किया कि अब हम लोग अच्छे लेवल के एग्जामिनर अपॉइंट करेंगे जो ढंग से कॉपी चेक करें। तो इंस्टीट्यूट का बोर्ड ऑफ स्टडीज का उस वक्त एक गाइडेंस आया कि नॉर्मली टू बिकम एन एग्जामिनर यू नीड एटलीस्ट 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब CA बनने के बाद 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तब आपको ये लोग एग्जामिनर बनाते हैं, तब आप स्टूडेंट्स की कॉपी चेक कर सकते हो। लेकिन उस समय इन्होंने एक नया निकाला, क्योंकि वी वांट गुड क्वालिटी एग्जामिनर, तो इन्होंने बोला कि जिनका भी CA फाइनल में ऑल इंडिया रैंक 1 से लेके 25 के बीच में, ऐसे रैंक 50 तक जाता है, तुम लोगों को पता नहीं तो बता देता हूँ, इंटर फाइनल में रैंक 50 तक जाता है, 1 to 50। तो उन्होंने बोला कि जिनका भी रैंक 1 से 25 के बीच में है, अगर उनके पास केवल 1 year का भी एक्सपीरियंस है ना, तो दे आर इनवाइटेड टू बिकम एग्जामिनर विद द इंस्टीट्यूट। तो मैं जब KPMG में था तो मुझे CA बने 1 साल हो चुके थे, ठीक है, और मेरा ऑल इंडिया रैंक 19 था फाइनल में, तो 25 के अंदर। तो मैं गया नहीं था इंस्टीट्यूट के पास, मेरे पास अपने आप चिट्ठी आया कि वी आर इन्वाइटिंग यू टू बिकम एन एग्जामिनर विद द इंस्टीट्यूट। आई एक्सेप्टेड द अपॉर्चुनिटी, तो मैं एग्जामिनर बन गया। अब मैं उस समय KPMG में क्या कर रहा था? नौकरी, ठीक है, पर मेरे पास इंस्टीट्यूट की तरफ से एग्जाम के कॉपीज भी आए स्टूडेंट्स के, और मैंने वो चेक भी किया, और उससे मुझे कुछ इनकम भी हुआ, बहुत ही कम इनकम होता है, इसलिए मैंने छोड़ भी दिया। और एक बात मैं आज बता देता हूँ, बात पैसे की नहीं है, हर व्यक्ति का एक स्वभाव होता है। मेरा बेसिक नेचर इस तरह का है ना कि मैं कॉपी चेक नहीं कर सकता। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है, जैसे आज इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंस्टीट्यूट से कॉपी मंगवा के मेरे को भेज देते हैं कि सर चेक कर दो एक बार। मैं कॉपी केवल एक ही शर्त पे चेक करूंगा, अगर मेरे सर पे या बंदूक लगी है तो मैं कॉपी चेक नहीं कर सकता। मेरा मतलब वो मेरे से वो होता ही नहीं है, मतलब होता है ना, एक इंसान का एक स्वभाव है, आई एम नॉट कट आउट फॉर दैट। मुझे अच्छी तरह से याद है
जब पहली बार मैं एग्जामिनर बना था इंस्टीट्यूट में, मैंने ज़्यादा नहीं 1-2 बार ही किया था, फिर मैंने इतना मैं फेडअप हो गया था कि मैंने छोड़ दिया। उनकी तरफ से कॉपीज आ गए, भर के थैला आता है एकदम मोटा मोटा, इतना बड़ा बड़ा, पूरा एकदम ग्रीन कलर का बैग, लगता है कि आर्मी से आ रहा है ऐसा लगे देख के, ठीक है। 3 बड़े बड़े बैग आते हैं 400-500 कॉपीज के, और वो चेक करना है, और मेरे से वो चेक होता ही नहीं है। मैं मतलब चेक करने बैठा हूँ कि ये मार्क्स देना, ऐसा देना, मेरे को इतना हार्ड लगता है, वो मेरे से होता नहीं है। और घर में मम्मी मेरे को अलग से चिल्ला रही है कि तुम तो फेल करवाएगा सबको, तुम कॉपी चेक नहीं कर रहा, क्योंकि डेडलाइन होता है, 1 महीने में करके देना होता है। अरे रिजल्ट भी तो आएगा तुम्हारा, तो मेरे को कॉपी भेजे हैं, मुझसे 1 महीने में चाहिए उनको, और मैं कर ही नहीं रहा हूँ। 20 दिन बीत गए, मैं कर ही नहीं रहा हूँ। यहाँ मम्मी अलग से मेरे पे चढ़े जा रही कि तुम बर्बाद कर देगा जिंदगी सबका, ये कर देगा, वो कर देगा। अरे ये तो हद हो गया, मेरी माँ है कि उनकी माँ है पता नहीं है। 1-2 बार मैंने किया, फिर मैं छोड़ दिया, क्योंकि कॉपी चेक करना एकदम मेरे लिए तो पर्सनली बता देता हूँ इम्पॉसिबल है। क्योंकि दूसरे का किया हुआ गोबर साफ करना मतलब बहुत मुश्किल है। एक स्टूडेंट जो आंसर लिखा है, यू कांट एक्सपेक्ट दैट टू बी परफेक्ट, यू नो दैट नो। एंड एक बात मैं बता देता हूँ, आंसर जब आप चेक करते हो ना, देयर इज लॉट ऑफ जजमेंट इन्वॉल्व। तुमने जो एक आंसर लिखा है, सपोज 10 मार्क का क्वेश्चन है, कितने नंबर दें? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना मेरे को दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा, बहुत जजमेंट है ये बहुत मुश्किल काम है। तुमको लग रहा है सर मजाक करें, मजाक नहीं, बहुत सीरियस बात है ये। क्योंकि अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है, मुझे जजमेंट लगाना है बहुत सीरियस कि यार हाउ मच डज दिस आंसर डिजर्व, इसको कितना दूं। और ये बहुत हार्ड है, तुम नहीं दे पाओगे नंबर किसी को। तुमको नंबर मतलब परफेक्ट तो लिखा नहीं है यार, या तो वो एकदम खराब लिखे तो 0 इजी, या वो एकदम बेस्ट लिखे तो 10। 0 और 10 देना आसान होता है, परेशानी कहां होती है कि तुम परफेक्ट भी नहीं हो, तुम पूरे बर्बाद भी नहीं हो, एंड आई हैव टू डिसाइड कि तुम कितने अच्छे और कितने बर्बाद हो। मतलब डू यू डिजर्व 2 और डू यू डिजर्व 8, ये बहुत हार्ड है जजमेंट। इतना जजमेंट मेरे से नहीं लगता, इतना नहीं लगता, मैं इतना ज्यादा जजमेंट कर ही नहीं सकता। मैं कपड़े भी एक टाइप के पहनता हूं, मेरे से इतना होता नहीं, सोचते हो जाके कि ये खरीदे कि वो खरीदे। तो कॉपी चेक मेरे से तो नहीं होता, मैं बता देता हूं। अब बैक टू द स्टोरी, जब मैं KPMG में जॉब कर रहा था, मुझे सैलरी मिल रही थी, तो सैलरी में जाएगा वो, ठीक है। इंस्टीट्यूट के लिए मैंने कॉपीज चेक की, उन्होंने मुझे कुछ पैसा दिया, ठीक है। ये पैसा तुमको क्या लगता है कहाँ जाना चाहिए? सैलरी में तो सर आई एम नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो अब ये 2 ही ऑप्शन है मेरे पास, या तो PGBP या IFOS, 2 ही है। क्या स्टूडेंट्स की कॉपी चेक करना ये कोई पेशा है? क्या ये कोई पेशा है? हाँ, अगर मैं कोचिंग टीचर हूं, माइंड इट, अगर मैं कोचिंग टीचर हूं एंड एज अ पार्ट ऑफ माय वर्क मैं सपोज मैं टेस्ट सीरीज निकाल दिया 500 रुपए में, और मैं स्टूडेंट लोग से मंगा के चेक कर रहा हूं, तब तो ये मेरा पेशा हो गया। मेरा बात समझ रहे हो? सपोज मान लो कि अभी तो मैं कोचिंग टीचर हूं ना, तब तो मैं नहीं था, अभी मैं हूं, अभी मैं कोचिंग टीचर हूं, और इंस्टीट्यूट नहीं, मैं खुद ही अपना टेस्ट सीरीज वगैरह लॉन्च किया और बेचना चालू कर दिया 500 रुपए में, और स्टूडेंट लोग चेक किए करके दिए, मैं चेक किया, तो ये फिर मेरा पेशा हो गया। लेकिन इंस्टीट्यूट की भेजी हुई कॉपीज चेक करना, क्या ये पेशा है किसी का? तो ये तो PG में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? जो कहीं नहीं जाएगा वो IFOS। तो मेरे लिए कहाँ था ये? IFOS में, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, रीड दिस क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली। अ टीचर एट अ कॉलेज, कॉलेज का टीचर है, कॉलेज का टीचर, पैसा कौन दे रहा है? पैसा कौन दे रहा है? कॉलेज का टीचर अगर कॉलेज के ही स्टूडेंट्स का कॉपी चेक कर रहा है तो उसको कोई पैसा मिलेगा क्या? अरे स्कूल में हमारे जो टीचर्स होते थे वो हमारी कॉपी चेक करते थे ना, तो उसके लिए उनको सैलरी में कुछ एक्स्ट्रा मिलता था क्या? तो उसका तो कुछ मिलता ही नहीं था। इन्होंने यूनिवर्सिटी का पेपर चेक किया है और यूनिवर्सिटी वालों ने इनको कुछ फीस दिया होगा, तो ये कहाँ जाएगा इनके लिए? यूनिवर्सिटी और टीचर के बीच में तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता नहीं है, वो तो कॉलेज और टीचर के बीच में है। यूनिवर्सिटी के साथ तो वो रिश्ता नहीं है ना एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, ठीक है। और इसके लिए अलग से पैसा मिल रहा है, और ये कोई पेशा भी नहीं है, तो ये कहाँ जाएगा? IFOS। क्लियर है ये? बोलो बोलो। सारा फीस नहीं, मतलब 1-2 एक्सेप्शंस तो है, जैसे सिटिंग फीस IFOS, ओके। और इसको बाय द वे ये जो ये अमाउंट है ना, इसको फीस नहीं बोलते, इसको बोला जाता है ऑनरेरियम, ठीक है। ये फीस नहीं है, ये ऑनरेरियम अमाउंट होता है,
ओके जैसे मैं आज का मुझे रेट नहीं पता, मैं तुमको 2011 की बात है जब मैं किया था एक काम, तब का मैं रेट बता सकता हूँ। एक कॉपी चेक करने के लिए 85 रुपीज़ मिलता था, मतलब 500 कॉपीज है सपोज, तो तुम इंटू 85 करो, कितना आता है बताओ? कैलकुलेटर है क्या? मेरे पास है। 500 इंटू 85, 42,500 रुपया, और इसमें भी टीडीएस काट के मिलेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो कोई बड़ा अमाउंट नहीं है बाय द वे। और कॉपी चेक करना मैं बता दूं बॉस, खून निकल जाता है दिमाग से, तुमको पता भी नहीं चलता, अंदर ब्रेन में खून निकलता रहता है, इतना मतलब हार्ड काम है वो। बहुत सारे मैं कुछ नहीं बोलूँगा इधर। तो ये क्योंकि एक्चुअली इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। तुम लोगों को याद है स्कूल में जब टीचर लोग स्कूल में होता था ये सब कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म होता था ना, फर्स्ट सेमेस्टर, तो हम लोग एग्जाम देते थे, वो आंसर का पूरा रोल बना के लाते थे और बांटते थे। क्लास में बैठा हुआ है 50-60 स्टूडेंट्स, सबको उनका मिला, और वो दिन कैसा होता था, एकदम सस्पेंस वाला, कितना नंबर आएगा नहीं आएगा, टीचर घुस रहे हैं, हम लोग डर रहे हैं कितना आएगा कितना आएगा, फिर तुमको मार्क्स मिला। अब तुम चालू करोगे, सबसे पहला काम कंपेरिजन, मेरे को इतना दिया, तुमको कितना दिया इसमें, ठीक है, आंसर तो सेम है, तुमको ज़्यादा क्यों मिला? तुम गए टीचर के पास, वो बोला वापस यहीं से मारेंगे फेंक के, ठीक है। टीचर पहले धमका देता था कि कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि उसको भी मालूम है कि उससे गलती हुआ है। अरे जजमेंट है ना यार, हो सकता है कि उस बंदे का जब वो मार्क्स दे रहा था तो मूड अच्छा था, ज़्यादा निकल गया, तुम्हारे मूड खराब था कम निकल गया, जजमेंट वाली चीज़ है, तो हार्ड काम है बहुत। तो ये ऑनरेरियम कहलाता है, इसको फीस नहीं बोलते। ये हमारे जो होनहार ईमानदार एमपी और एमएलए है, इनको सरकार से पैसा मिलता है कि नहीं? इमोल्यूमेंट्स मिलता है, कैश काइंड वगैरह, क्या वो सैलरी में जाएगा? मैं बता दूं, एमपी एंड एमएलए आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, तो इनके साथ गवर्नमेंट का एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता नहीं है, दे आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द जनता, तो इनको जो भी मिलता है वो सैलरीज में नहीं जाता। अच्छा, क्या पीजीबी में जाएगा? एमपी बनना पेशा है किसी का क्या? नहीं, ये सब ऑनरेरियम का काम है, ठीक है। तो ये कहां जाएगा? IFOS। अरे एमपी एमएलए बनना किसी का प्रोफेशन थोड़ा है, वो तो बनता तो इंसान एक मतलब औहदे के लिए, समाज सेवा के लिए, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं होते। पुलिस स्टेशन के अंदर एक पुलिस इंस्पेक्टर है, उसको सैलरी मिल रहा है गवर्नमेंट से, किस साइड में जाएगा? सर सैलरी, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसको हमने थोड़ा चुना है, चुनते तो उसको चुनते ही नहीं किसी हालत में। नंबर 11, ध्यान से सुनना। कोर्ट, हाई कोर्ट जानते हो? हाई कोर्ट यू नो, हाई कोर्ट के अंदर जजेस होते हैं, जज को सरकार से सैलरी मिलती है हर महीने। जज क्या है? गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। जज तुमने चुना था? नहीं, जज तो उनका है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। तो जज को जो सैलरी मिलती किस साइड में जाएगा? सर सैलरीज में जाएगा। वैसे ही हाई कोर्ट के अंदर जज के बराबर का ही एक व्यक्ति होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑफिशियल लिक्विडेटर। कौन होता है? अपने मन में सोचना, हाई कोर्ट का जज जैसा एक व्यक्ति होता है, दैट पर्सन इज लाइक अ हाई कोर्ट जज। तो ये हाई कोर्ट के जज जैसा है, मतलब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो इसको जो भी पैसा मिलेगा सरकार से वो सैलरी में जाएगा, बिकॉज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता है, ठीक है। ओके, इसके अलावा दुनिया में और कोई भी अगर लिक्विडेटर है तो वो बेसिकली एक सर्विस प्रोवाइडर है। जैसे एक टीचर एक सर्विस प्रोवाइडर होता है, डॉक्टर एक सर्विस प्रोवाइडर होता है, वैसे ही नॉर्मली जो लिक्विडेटर होते हैं वो भी एक सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। जैसे लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, आई विल गिव यू वन एग्जांपल, ओके।
एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो प्रैक्टिस करते हैं, मतलब नौकरी नहीं करते, क्या करते हैं, अपना प्रैक्टिस करते हैं। तो एक कंपनी बंद हो रही है, एक कंपनी बंद हो रही है, लिक्विडेशन। तो इस चार्टर्ड अकाउंटेंट को लिक्विडेटर अपॉइंट किया गया है कि वो पूरा लिक्विडेशन का प्रोसीडिंग्स करवाएगा। तो उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए प्रोफेशन का हिस्सा है, मतलब जैसे वो ऑडिट करता है वैसे वो लिक्विडेशन का काम भी करता है। तो बीइंग अ लिक्विडेटर इज लाइक अ प्रोफेशनल सर्विस। तो ये पैसा कहां जाएगा, पीजीबीपी। ठीक है ना, बहुत सारे एग्जांपल्स किए, अभी एकदम क्लियर, एकदम इतना सारा भयंकर। टॉपिक नंबर 2 क्या है, कंपोनेंट ऑफ सैलरी। चार्जेबिलिटी हो गया, कंपोनेंट ऑफ सैलरी जबरदस्त है, पर हम लोग इसको ब्रेक के बाद पढ़ेंगे। कंटिन्यू कर रहे हैं। अब आज की क्लास का ये आखिरी टॉपिक है और सबसे सुंदर टॉपिक है। यहां से तुमको पता चलेगा कि सैलरी जितना तुम सोचते हो सिंपल, उतना सिंपल होता नहीं है। सैलरी में बहुत सारे लेयर्स होते हैं, ठीक है। पलट कर देखो, 3 पेज की टॉपिक है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। क्या नाम है टॉपिक का सर, कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी। सैलरी के कितने कंपोनेंट्स आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं, डिस्कशन करें। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है, एक आम आदमी के लिए सैलरी का मतलब यही होता है, बेसिक सैलरी, कि मतलब मेरा मेन बेस सैलरी कितना है, ठीक है। तुमको हमेशा ये चेक करना है, तुम अपने आप को सोचो कि तुम एक एम्प्लॉय हो, तुम जॉब करने जा रहे हो और तुमको अपने बॉस के साथ इंटरव्यू में पैकेज नेगोशिएट करना है। पैकेज जिसको बोलते हैं ना, पैकेज, पैकेज में ये सब आता है। अब तुम्हारी कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि तुम्हारे पैकेज के अंदर तुम्हारा बेसिक सैलरी ज्यादा हो। क्यों, क्योंकि बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना, वो तुम्हारे बेसिक सैलरी पे ही कैलकुलेट होते हैं। तो अगर आपका बेसिक सैलरी कम होगा तो आपके बाकी सब भी कम हो जाएंगे, और अगर आपकी बेसिक सैलरी ज्यादा होगी तो आपके बाकी सब भी ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑल योर अदर कंपोनेंट्स आर कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ बेसिक सैलरी, वही बेस है, इसलिए उसका नाम है बेसिक सैलरी। सेकंड क्या होता है, अलावेंस। अलावेंस को हिंदी में बोला जाता है भत्ता, नॉट भद्दा। भद्दा मतलब वो डी होता है, ये टी है, भत्ता। अलावेंस क्या होता है, ये बेसिक सैलरी की तरह ही तुम्हारे पैकेज के अंदर एक मॉनेटरी पेमेंट इंक्लूडेड रहता है। तुम्हारे सैलरी के अंदर एक मॉनेटरी पेमेंट इंक्लूडेड रहता है। मैं तुमको अपने एग्जांपल्स देकर समझा रहा हूँ, ठीक है। जो मेरे ड्राइवर हैं, ठीक है, वो तो मेरे एम्प्लॉय हुए ना। आई हैव अ ड्राइवर ऑब्वियसली, ताकि आने जाने में मेरे को थोड़ा सहूलियत रहे, तो मैं उनको तनख्वाह देता हूँ। आई एम एम्प्लॉयर एंड ही इज़ माई एम्प्लॉय। तो हमारे बीच में एम्प्लॉय का रिश्ता। तो ड्राइवर को जो भी मैं सैलरी देता हूँ वो सैलरी भी टैक्सेबल है, ठीक है। ऑब्वियसली वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आ जाएंगे, उनका 5 लाख के नीचे, तो एग्जेम्प्टेड वैसे वो हटा दो, पर समझने के लिए एग्जाम्पल अच्छा है। तो जब मैंने उनको रखा था ना अपने यहाँ ड्राइवर, काफ़ी साल हो गए इस बात को, तो उन्होंने मुझे बोला कि देखिए आपका टाइमिंग जो है ना वो बहुत डिफरेंट है। नॉर्मली टाइमिंग जो होता है वो 10 से 7 ऐसा होता है, पर आप तो कोचिंग टीचर हो और सुबह सुबह निकलना है। 7 बजे मेरी क्लास होती थी फाइनल की, ठीक है। जैसे इंटर का बैच है 8 बजे, और जब मैं फाइनल का बैच लूंगा ना, ये सुबह 7 बजे होता है, ठीक है। तो सुबह 7 बजे अगर आके मेरे को पढ़ाना है तो घर से तो निकलना बहुत पहले पड़ता है। तो बोला कि इतना सुबह सुबह हम निकल के आएंगे तो सुबह मेरे को टी चाहिए, न्यूज़पेपर चाहिए, एजुकेटेड भाई है ना। सुबह सुबह आएंगे तो हमको टी चाहिए, न्यूज़पेपर चाहिए, इसलिए हमको आप डेली का 30 रुपया एक्स्ट्रा दोगे। अच्छा, डेली का 30 मतलब महीने का कितना हुआ, 900 रुपया। तो बोला कि आप ये 900 रुपया मेरे को एक्स्ट्रा दोगे, ये मेरा टी एन वो न्यूज़पेपर का वो है, कॉस्ट है।
तो मैं उनको हर महीने उनकी सैलरी में 900 रुपया एक्स्ट्रा जोड़ के देता हूं हर महीने, ठीक है। इसको कहते हैं अलाउंस। इसको क्या कहते हैं? अलाउंस। इट इज अ फिक्स्ड मंथली पेमेंट। अच्छा, अलाउंस एक फिक्स्ड मंथली पेमेंट की तरह सैलरी में हर महीने जोड़ के दिया जाता है। सामने वाला बंदा मतलब एम्प्लॉई खर्च करे या ना करे उससे कोई मतलब नहीं है। अब मान लो कि अगर उन्होंने टी नहीं पिया या न्यूज़पेपर नहीं यूज़ किया तो मैं ये नहीं बोलूँगा लाओ 30 रुपये आज का, ये नहीं होगा। अलाउंस मतलब मैं दे दिया, फिक्स मंथली पेमेंट, वो सैलरी का हिस्सा है। एम्प्लॉय खर्चे या नहीं खर्चे उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट इज अलाउंस? समझ रहे हो? अलाउंस, अलाउंस बहुत सारी चीज़ों के लिए दिया जा सकता है, अलग अलग तरह की चीज़ों के लिए। वो सब धीरे धीरे आएगा, मतलब आज की क्लास में थोड़ा बहुत आएगा और कल आएगा। कल की जो क्लास होगी ना टुमारो, वो पूरी अलाउंस के ऊपर ही है। ये टॉपिक नंबर 2 कंपोनेंट है। तुम पेज पलट के देखो, टॉपिक नंबर 3 का नाम क्या लिखा है। तो कल वाली क्लास जो होगी वो पूरी अलाउंस पे होगी। तो बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, अभी एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अलाउंस, यहाँ 2 एग्जाम्पल लिखा है अलाउंस का, देखो तो क्या एग्जाम्पल है। डीएनएस अलाउंस ये इन्फ्लेशन के लिए मिलता है। किसके लिए? इन्फ्लेशन के लिए। अरे महंगाई बढ़ रही है कि नहीं? महंगाई तो सर हर वक्त बढ़ रही है। तो एम्प्लॉय बोल रहा है कि जो सैलरी आप पहले देते थे वो सैलरी अभी नहीं चलेगा, महंगाई बढ़ गई है, सब्जियां महंगी हो गई हैं। तो हम लोग इसके लिए इन्फ्लेशन को कंपेंसेट करने के लिए उनको एक्स्ट्रा पैसा देते हैं हर महीने। उसको क्या कहते हैं? डियरनेस अलाउंस। स्टूडेंट का डाउट आता है, सर इन्फ्लेशन को आप डियरनेस क्यों बोल रहे हो? अरे इन्फ्लेशन याद है, मनी बिकम्स डियरनेस, डियरनेस ऑफ मनी इज नोन एज इन्फ्लेशन। नहीं पता? इकोनॉमिक्स छोड़ के आया था क्या भाई? क्लास 11-12 में इकोनॉमिक्स अगर पढ़े होगे, उसमें इकोनॉमिक्स छोड़ने का ऑप्शन होता है क्या? हट गया इकोनॉमिक्स सिलेबस से? इन्फ्लेशन तो पता है ना सबको। इन्फ्लेशन को बोला जाता है डियरनेस ऑफ मनी, मतलब मनी का जो रियल वैल्यू है वो तो समय के साथ कम होता है, तो उसको बोलते हैं डियरनेस ऑफ मनी, इसीलिए नाम पड़ गया डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस का एक्चुअली मतलब क्या है? इन्फ्लेशन अलाउंस। ओके। अच्छा, दूसरा वाला तो तुम्हारे लिए समझना आसान है। क्या लिखा है बोलो तो सर? एम्प्लॉई रेंट के घर में रहता है तो वो चाहता है कि थोड़ा रेंट में आप हेल्प करो। तो मैंने बोला देखो भाई, तुम कितने ही रेंट देते हो उससे मुझे मतलब नहीं, मैं तुमको एक फिक्स्ड पैसा दे दूंगा, ठीक है। तुमको जितना महंगा घर में रहना रहो, हम तुमको एक फिक्स्ड अमाउंट ही देंगे। बोला ठीक है, जितना हेल्प कर सको उतना कर दो। तो मैं उसको एक सर्टेन अलाउंस देता हूँ कॉल्ड हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। क्लियर है? इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं जो हाउस रेंट अलाउंस दे रहा हूँ उसका जो एक्चुअल रेंट है वो सेम होगा, नहीं। उसका एक्चुअल रेंट ज्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, मैं इतना दे रहा हूँ, ठीक है। अलाउंस का ना एक फंडा याद रखना, अलाउंस का एक्चुअल एक्सपेंडिचर से कोई लेना देना नहीं है। मैंने अलाउंस दिया, वो उसको खर्च करे ना करे उसकी मर्जी, ठीक है। तो वो मैं कभी भी उसको रोकूंगा टोकूंगा नहीं, दैट इज अलाउंस। तो अलाउंस इज लाइक अ फिक्स्ड मंथली पेमेंट। तीसरा सर नाम क्या है? परक्विजिट। तीसरा नाम क्या है? इसको शॉर्ट में कहते हैं पर्क। कैडबरी पर्क मालूम है? स्पेलिंग बोलो। PRK, ठीक है। लेकिन एक्चुअली इट कम्स फ्रॉम द वर्ड परक्विजिट्स। तो इसका एक्चुअल स्पेलिंग क्या होना चाहिए? PRQ। पर वो तो एक चॉकलेट है ना, तो उनको ब्रांड नेम में डिफरेंट करना था। वो तो तुम जानते हो, क्वालिटी आइसक्रीम भी K से चालू होता है, Q से नहीं होता। वैसे वो ब्रांड है ना, इसलिए। तो पर्क एक्चुअली होता है PRQ। पर्क का पूरा मतलब परक्विजिट। सर परक्विजिट क्या होता है? परक्विजिट का मेरे पास कोई परफेक्ट हिंदी वर्ड नहीं है। परक्विजिट का मतलब होता है आपको आपकी रेगुलर इनकम के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा मिल जाए तो वो तो खुशी की बात है, उसको हम परक्विजिट कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल। मैं पर्सनली ना, आई एम अ वेरी बिग फूडी। तुम लोग देखे होगे, अभी एक मुझे पढ़ाते हुए 2-2.5 घंटा हुआ है, 2 बार चाय आ चुकी, तीसरी बार कॉफी है, ठीक है। मैं पीता नहीं हूं, पर मेरे को बगल में रखा हुआ बहुत अच्छा लगता है कि थोड़ा सा ऐसे जीवन सही चल रहा है, ठीक है। और मेरे कोई शौक तो है नहीं, ठीक है। ये सब वो तो कुछ है नहीं, बस एक यही है टी कॉफी। बिकॉज क्या, पढ़ाते पढ़ाते ये दर्द होता है तो यू नीड समथिंग, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। अब जरा सोचो, तुम जिस कंपनी में भी जॉब करोगे कभी ना कभी
तो वहां पर तुमको भी दिन में वो लोग 2 बार या जो भी चाय कॉफी वगैरह देंगे, एक्स्ट्रा ही, मतलब ऐसे वो आपके पैकेज में इंक्लूडेड भी नहीं होता है। चाय कॉफी वगैरह जो कंपनी में मिलती है ना, ये मिलेगी भाई, जिस कंपनी में भी काम करोगे वहाँ 2-3 बार जो भी होता है चाय कॉफी वगैरह का राउंड चलता है, सारे एम्प्लॉयज़ को मिलता है। और कई जगह तो कॉफ़ी मशीन होती है, जिसको जितनी बार पीना पियो, तो मेरे जैसा तो 10 बार पिएगा, ठीक है। तो अभी बात ये है कि ये जो आपको एक्स्ट्रा फायदा मिला, ये आपके पैकेज में इंक्लूडेड भी नहीं होता, पर सरकार इसको भी नहीं छोड़ती। सरकार बोलती है चाय भी चूसोगे तो उस पर भी टैक्स देंगे, ऐसा है गवर्नमेंट का एटीट्यूड, ठीक है। तो ये जो आपको टी कॉफी मिल रहा है ये एक्स्ट्रा है ना, इसको परक्विजिट बोलते हैं। तो परक्विजिट बहुत सारे होते हैं, ठीक है। उसमें से कुछ परक्विजिट होते हैं जो टैक्सेबल होते हैं और कुछ एग्जेम्प्टेड होते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने खुद बोला कि ऑफिस में जो चाय कॉफी वगैरह दिया जाता है वो परक्विजिट है पर एग्जेम्प्टेड है। जाओ, तो परक्विजिट तो है पर वो एग्जेम्प्टेड है, मतलब उसका बाहर वैल्यू कितना आएगा, 0। आर गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, सम परक्विजिट्स आर टैक्सेबल। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कंपनी ने तुमको रहने के लिए घर ही दे दिया, जाओ, बेस्ट है यार, बेस्ट है। मेरे को ये सबसे, तुम जब नौकरी पे जाओगे ना, तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा हेडेक मैं बता रहा हूँ घर होने वाला है, क्योंकि नौकरियां मोस्ट प्रॉब्ली एक डिफरेंट जगह लगती है, सेम घर के बगल में तो मिलने वाला नहीं है। अभी जहाँ मम्मी पापा के साथ जहाँ पे भी रह रहे हो उसके बगल में थोड़ा जॉब हो जाएगा, वो तो दूर कहीं होता है, तो घर लेना पड़ता है। और उसमें भी दिक्कत क्या होती है, जब तुम कवारे होते हो, ठीक है, तब तक तो फिर भी सही है, 4 जन 5 जन मिलके ले लो फ्लैट, पीजी हॉस्टल टाइप का जिंदगी चल रहा है, घूम ऐसे हो। एक दिन तो कभी सेटल होना पड़ेगा ना लाइफ में, सलमान खान तो हो नहीं, ठीक है। तो जब फैमिली बन जाएगी ना, वो 20 बच्चे वगैरह, देन यू विल एक्चुअली नीड अ होम। और अपना घर जुगाड़ करने से सबसे ज्यादा इजी होता है कि कंपनी वाला ही रहने के लिए घर दे दे। तो कंपनी ने आपको रहने के लिए घर ही दे दिया, जाओ, ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं है? इसको हम लोग कहते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन। क्या कहते हैं? कंपनी ने आपको रहने के लिए घर में दे दिया। अब इस चीज का वैल्यू निकाला जाएगा। सरकार बोल रही है जो कंपनी ने रहने के लिए घर दिया ना, हम इसका एक मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और वो तुम्हारी सैलरी में जोड़ेंगे, बिकॉज ये एक बेनिफिट है कि नहीं है। गवर्नमेंट बोलती है अरे सैलरी आपको कैश में मिले या काइंड में, टैक्स तो देना पड़ेगा। ऐसा थोड़ा है कि अगर पैसा नहीं मिलके सामान मिल जाए तो टैक्स नहीं लगेगा। अगर कल को गवर्नमेंट ये नियम निकाल दे कि एनी इनकम दैट इज रिसीव्ड नॉट इन मनी बट इन काइंड इज एग्जेम्प्टेड, तब तो मैं ये घोषणा कर दूंगा, ठीक है, कि जो भी स्टूडेंट टैक्स पढ़ना चाहता है वो फीस नहीं देगा, घर से 2 आटे की बोरी लेके आ जाना यहाँ पे, ठीक है, तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। पर ऐसा थोड़ा है मैं तुमसे मनी लूं या मैं सामान लूं, वो दोनों ही टैक्सेबल है। तो बॉस ने आपको चाहे पैसा दिया चाहे रहने के लिए घर दिया, वो इनकम माना जाएगा, टैक्सेबल है। पर दिक्कत है सर, दिक्कत क्या है, बॉस ने रहने के लिए जो घर दिया वो एक नॉन मॉनिटरी फैसिलिटी है, उसका एग्जैक्ट मनी वैल्यू आप कैसे निकालोगे? फॉर चार्जिंग अ टैक्स यू हैव टू कैलकुलेट द मॉनिटरी वैल्यू, नो, हाउ विल यू कैलकुलेट द मॉनेटरी वैल्यू? तो इसके लिए इन्होंने ना इनकम टैक्स रूल बना रखा है, रूल नंबर 3। उसमें तरीका बताया हुआ है कि घर अगर आपको बॉस ने दिया रहने के लिए तो उसका हम वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं नॉन मॉनिटरी फैसिलिटी। क्या कहते हैं? नॉन मॉनिटरी फैसिलिटी। परक्विजिट 2 प्रकार का होता है। मोस्ट ऑफ द परक्विजिट्स आर अरे मोस्ट ऑफ द परक्विजिट्स आर कैटेगरी ए। 2 कैटेगरी का है, लेकिन मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूं कैटेगरी ए होता है। क्या लिखा है कैटेगरी ए? हरा रंग पढ़ो तो, नॉन मॉनेटरी, मतलब आपको पैसा नहीं दिए, हम आपको सामान या कोई चीज पकड़ा दिए, वो होता है नॉन मॉनेटरी परक्विजिट। रहने के लिए घर दे दिया, ऑफिस में आने जाने के लिए गाड़ी या स्कूटर या बाइक दे दिया, तो ये सब क्या है? नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स। तो नॉन मॉनेटरी परक्विजिट का हम लोगों को रुपीस में मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता है एज पर इनकम टैक्स रूल्स, और फिर वो तुम्हारी सैलरी में जोड़ के टैक्स देना पड़ेगा तुमको, छोड़ने वाले नहीं है। एग्जाम्पल, घर, रेंट फ्री अकोमोडेशन, मोटर कार, मेडिकल फैसिलिटी, देख रहे हो, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा सर, दूसरा और एक परक्विजिट होता है, कौन सा? मॉनेटरी
परक्विजिट। मॉनेटरी परक्विजिट का एग्जाम्पल मीनिंग बगल में देखो क्या लिखा है मैंने, रीइंबर्समेंट। जैसे मान लो बॉस ने बोला आके, ठीक है, बॉस ने, मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, एंड ये रियल एग्जांपल एकदम, इससे तुम कनेक्ट कर पाओगे। अभी थोड़ी देर पहले याद है मैंने अपने ड्राइवर का एग्जांपल दिया था कि हर महीने उनकी सैलरी में मैं एक अमाउंट ऐड करता हूँ, वो चाय और न्यूज़पेपर का, तो वो तो अलावेंस है। अब वो चाय पिए या न्यूज़पेपर करे या नहीं करे उससे कोई मतलब नहीं है, आई हैव टू पे, इट्स अलावेंस। मॉनेटरी परक्विजिट अलग होता है सर, ये भी मनी में है पर डिफरेंट है। कैसे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे ड्राइवर साहब का जो बच्चा लोग है, मतलब बड़ा है काफ़ी, तो उनकी जो बेटी है ना, छोटी बेटी जो है उनकी, वो क्लास 10 में जा रही है, 11 में जा रही है। तो वो बोले कि नया क्लास में एडमिशन हो रहा है तो बुक्स का खर्चा आएगा, ये आएगा, तो थोड़ा हेल्प कर दो। मतलब हेल्प कर दो मतलब तुम पैसा दे दो, यही मतलब है। तो मैंने बोला ठीक है, बुक्स आप खरीद लीजिए, जो बुक का बिल होगा हमको दे देना। तो उन्होंने बुक खरीदा, बुक कॉपी वगैरह जो भी होता है, और मेरे को लाके उन्होंने बिल पकड़ा दिया, बोला ये लीजिए 5,000 रुपये का बिल। तो उन्होंने बिल दिया, मैंने उनको पैसा 5,000 रुपये दे दिया। इसको क्या बोलते हैं, रीइंबर्समेंट। क्या ये हर महीने हो रहा है? क्या ये सेम अमाउंट रहेगा हमेशा की चेंज हो सकता है? इसको बोलते हैं मॉनेटरी परक्विजिट। अलावेंस इज अ फिक्स्ड अमाउंट, अलावेंस इज अ मंथली अमाउंट। अलावेंस में तुम एक्चुअली खर्च करो या नहीं मुझे मतलब नहीं है सर, ये डिफरेंट है। एक तो ये फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता, ये चेंज हो सकता है। दूसरा, ये हर महीने नहीं होता, जब आप खर्चा करोगे तब आप मेरे से लोगे। तीसरा, यहां एक्चुअल खर्च होगा तभी तो मैं रीइंबर्स करूंगा। बॉस, रीइंबर्स का मतलब ही होता है एक्चुअल खर्च, अगर एक्चुअल खर्च नहीं तो कहां से रीइंबर्स? तो ये अलावेंस से डिफरेंट है, इसको बोलते हैं मॉनेटरी परक्विजिट। आर वी ओके विद दिस? ठीक है। एग्जाम्पल, बॉस ने तुमको बोला कि तुम्हारा जो भी मेडिकल का बिल है दे देना, कंपनी पैसा दे देगी, रीइंबर्समेंट है। कोई और पर्सनल खर्चे बिल दे देना, कंपनी रीइंबर्स कर देगी। तो रीइंबर्समेंट्स को हम कहते हैं मॉनेटरी परक्विजिट। एक्चुअल खर्च करोगे तो ही रीइंबर्समेंट होगा, वरना नहीं होगा। और हर महीने नहीं होगा, सेम अमाउंट भी नहीं होगा, चेंज करता रहेगा। डन है ये? चौथा, अच्छा एक बार ना, बिफोर गोइंग अहेड आई वांट टू, नहीं वेट, अभी खत्म नहीं हुआ। ये मैंने अभी तुम लोग को 1 2 3 पढ़ाया है, अभी एक बार 4 5 में जाने के बदले ना मैं थोड़ा 2 और 3 पे फोकस करने वाला हूँ। 2 में क्या सीखे? अलावेंस। 3 में क्या सीखे? 2 टाइप्स ऑफ परक्विजिट, नॉन मॉनेटरी एंड मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी परक्विजिट स्टूडेंट को इजीली समझ में आ जाता है कि सर जो पैसा में नहीं सामान के तौर पे मिला है, ठीक है, वो इजी है। स्टूडेंट का दिक्कत लाइफ में कहाँ आता है, उसको अलावेंस और मॉनेटरी परक्विजिट में हमेशा थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो मैंने उसका सॉल्यूशन बना रखा है। राम एक एम्प्लॉय है, उसको रहने के लिए घर चाहिए कि नहीं चाहिए? राम एक एम्प्लॉय है, रहने के लिए उसको घर चाहिए। कंपनी जहां वो नौकरी कर रहा है वो उसको 3 प्रकार से हेल्प कर सकती है। एक, कि कंपनी उसको हर महीने फिक्स्ड हाउस रेंट अलावेंस दे दे, अब तुम अपना जुगाड़ करो, हमको मतलब नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है, पढ़ो, अलावेंस, HRA मतलब हाउस रेंट अलावेंस। कंपनी आपको एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने दे देगी, अब आप रेंट पे रहो मत रहो, आपका एक्चुअल रेंट कितना है नहीं है उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स कॉल्ड हाउस रेंट अलावेंस। ठीक है, ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका, कंपनी बोले कि एक काम करो, तुम अपना घर जुगाड़ कर लो जहां पे भी रहना है, जो भी तुम्हारा रेंट होगा, रेंट का वो जो रसीद है ला के देना, हम लोग रीइंबर्स कर देंगे। तो यहां पे फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, द अमाउंट कैन चेंज। मान लो कि एम्प्लॉय जिस घर में रह रहा है वो अगर साल में अपना घर चेंज करता रहे तो कर सकता है कि नहीं? 4 महीने एक घर में रहा, फिर 4 महीने दूसरे घर में, फिर 4 महीने तीसरे घर में, तो हर जगह रेंट अलग अलग है। तो कंपनी बोले जितना भी हम दे देंगे, तो अमाउंट कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, ऊपर से वो एक्चुअल रेंट का बिल ला के देगा तभी देंगे ना, वरना तो नहीं देंगे। तो रीइंबर्समेंट को हम कहते हैं, ऊपर पढ़ो क्या लिखा हाइलाइटर, फर्क समझ में आ रहा है? और तीसरा तो मुझे जो सबसे बेस्ट लगता है लाइफ में, दे दो घर मेरे को,
पैसा नहीं दो, घर ही दे दो मेरे को, ठीक है। कंपनी ने उसको रहने के लिए सीधा घर ही दे दिया, बोला ये कंपनी का बिल्डिंग है, इसी में जाओ रहो। कंपनी ने डायरेक्टली रहने के लिए घर ही दे दिया, पैसा पिक्चर में ही नहीं है। ये जो अपना चैप्टर चालू है ना, ये लंबा चैप्टर है, इट विल गो फॉर अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 9 classes और समथिंग, and throughout this batch in the salaries chapter, in this chapter I will explain to you with examples how non-monetary perquisites are the best. मत दो मेरे को अलावेंस, मत दो मेरे को मॉनेटरी, मेरे को बस आप ये दे दो नॉन मॉनेटरी, मैं इसी में निकाल लूंगा, और ये सबसे बेस्ट होता है। इसमें ना फायदा ज्यादा होता है, टैक्स कम होता है। मैंने और एक काम किया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलावेंस एंड मॉनेटरी परक्विजिट। एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ तुम मेरे से पूछोगे, इससे मैंने लिख के दे दिया। अलावेंस इज अ फिक्स्ड अमाउंट पर मंथ, जबकि मॉनेटरी परक्विजिट में सर जब आप जो खर्चा करोगे उतना ही मिलेगा आपको, तो ये अमाउंट तो चेंज होता रहेगा, ठीक है। अलावेंस आपको मंथली मिल जाता है सैलरी के अंदर जोड़ के, मॉनेटरी परक्विजिट तो जब आप खर्च करोगे बिल लाओगे तब मिलेगा, तो हर महीने जरूरी नहीं है। थर्ड, अलावेंस में आप एक्चुअल एक्सपेंडिचर करो मत करो, कितना करो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मॉनेटरी परक्विजिट में आप खर्च करोगे, बिल दोगे मेरे को, तब भी मैं दूंगा, तो मतलब एक्चुअल एक्सपेंडिचर होना जरूरी है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को दिक्कत इसी में आती है कि अलावेंस और मॉनेटरी परक्विजिट उनको क्लियर नहीं होता है, तो अभी क्लियर है ना अपने को, मैंने इसीलिए पूरा लिखा पढ़ी करके डाल दिया। मैं हर छोटी से बड़ी बात तुमको बताऊंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं बाय द टाइम आवर बैच इज ओवर यू विल बिकम एन एक्सपर्ट इन इनकम टैक्स। तुमको ऐसी ऐसी बातें पता होंगी जो तुम्हारे बॉस को भी नहीं पता होंगी, मतलब जिसके सीए के अंदर काम करने जाओगे। नंबर 4 क्या है सर? पिलोस। क्या है? पिलोस। फुल फॉर्म पढ़ो तो। अब ये होता क्या है? ठीक है, एक बार मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुनो। 11, 12 या 8, 9, 10 में तुमने किसी ना किसी कोचिंग टीचर से पढ़ाई होगा, पढ़ते ही हम लोग, है ना। जहाँ तक मेरी समझ है, छोटे क्लासेस की जो टीचर है वो हर महीने फीस लिया करते थे। हालांकि आजकल ट्रेंड बदल गया, आई नो ऑल दैट, बट मैक्सिमम केसेस में छोटे क्लासेस में टीचर लोग क्या करते थे, हर महीने पैसा लेते थे, तो वो तनख्वाह जैसा हो जाता था, हर महीना हर महीना हर महीना, ठीक है। लेकिन अब जब तुम बड़े क्लास में आ गए हो, तो क्या हम लोग हर महीने सैलरी नहीं, मतलब फीस दे रहे हैं? नहीं, हमने तो एक ही बार में लिया ना तुमसे। इसको लमसम पेमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या मैं स्टूडेंट से हर महीने फीस चार्ज करता हूं कि एक बार ही में ले लिया सारा? इसको बोलते हैं लमसम पेमेंट। तो सैलरी नॉर्मली मंथली होता है, लेकिन सैलरी के अंदर एक हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं पिलोस। ये लमसम पेमेंट होता है एक बार में ही। लंप सम, मोटा अमाउंट एक साथ, लंप सम। ओके है, ठीक है। ये क्या होता है? लंप सम पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम पास्ट एम्प्लॉयर या प्रेजेंट एम्प्लॉयर या फ्यूचर एम्प्लॉयर। मैं आज का डिस्कशन यहीं स्टॉप करूंगा, बिकॉज उसको पढ़ाने में मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो
वी आर स्टॉपिंग द क्लास टुडे. टुमारो विल कंटिन्यू फ्रॉम पॉइंट नंबर 4 पिलोस. पिलोस से मैं डिस्कशन स्टार्ट करूंगा. ठीक है ना. थैंक यू.